D dimer, and chest injuries, MRD fracture, flail chest, pulmonary contusion, pneumothorax, asthma, and assessment and pathophysiology triggers client education appointment and nursing Okay. intervention in this. Yes. Let's do a quick revision of our previous class. What do you mean by computed CT pulmonary angiography? क्या होता है उसमें? ब्लड फ्लो विजुअलाइज करें। ओके, कैसे करते हैं? थ्रू सीटी કોન્ટ્રાસ્ટ જે ડાયલ છે ઇન્સર્ટ કરીને પછી જ્યારે જ્યાં પણ પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ હશે ત્યાં Yes, in short, we want to see the pulmonary circulation. कैसे हो रहा है, कहीं ब्लॉकेज है, कहीं एब्नॉर्मलिटी है, ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं. कॉमनली एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है. सो वी वांट टू सी द पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसा है. तो हम एक डाई कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट करेंगे, एनसीटी स्कैन के मशीन में देखेंगे कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ पर प्रॉब्लम है. उसके हमने प्री प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर स्टेप्स देखे थे. बट बीक्यू स्कैन जैसे ही है, बट एक चीज अलग है फ्रॉम बीक्यू स्कैन. अगर सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करना है तो पेशेंट का रीनल फंक्शन परफेक्ट होना चाहिए. बीक्यू स्कैन में अगर थोड़ा इंपेयरमेंट होगा तो चल जाएगा, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इसमें नहीं चलेगा. रीनल फंक्शन शुड बी एडिक्वेट, एडिक्वेट होना ही चाहिए, वरना नहीं कर सकते. ओके. फिर हमने okay, I have given you one assignment. You have to identify the difference between CT pulmonary angiography, VQ scan, and CT pulmonary angiography. Tell me what is the difference. चलो, क्या डिफरेंस है बोलो. If you have find it out, tell me. પલ્મોનરી એન્જિયોગ્રાફીમાં કેથેટર ઇન્સરેશન કરીને ડાય ઇન્સર્ટ કરીને વિઝ્યુલાઇઝેશન કરવામાં આવે તો ઇટ્સ ઇન્વેઝિવ પ્રોસિજર અને એના કોમ્પ્લિકેશન બી છે, બ્લીડિંગ ને રિસ્ક વધારે છે. જ્યારે સીટી પલ્મો એન્જિયોમાં એટલા કોમ્પ્લિકેશન, એમાં કોઈ કોમ્પ્લિકેશન નહીં થાય, બ્લીડિંગ, ન્યુરોવાસ્ક્યુલર ડેમેજ ને એમાં ઓનલી સિટી સ્કેન કરવામાં આવે અને ડાય ઇન્સર્ટ કરીને વિઝ્યુલાઇઝેશન કરવામાં આવે. हाँ, so पल्मोनरी एंजियोग्राफी एंड सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी में दोनों में इतना डिफरेंस है कि एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें कैथेटर इंसर्ट करते हैं. सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी में देयर इज नो इंसर्शन ऑफ कैथेटर, डायरेक्टली हम डाई इंसर्ट करके सीटी में देख लेते हैं. ओके, व्हाट अबाउट वीक्यू एंड सीटी स्कैन? वीक्यू भी क्या है, वीक्यू में क्या होगा? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स. વીક્યુ લંગ સ્કેનમાં આપણે ન્યુક્લિયર મેડિસિન અને રેડિયેટિવ પ્રેશર યુઝ કરીએ છીએ, જ્યારે નોર્મલ સીટી સ્કેનમાં આપણે એક્સરે યુઝ કરીશું. નોર્મલ સીટી સ્કેનથી આપણને એનાટોમિકલ ઇમેજિંગ મળશે, જ્યારે વીક્યુ લંગ સ્કેનથી આપણે ફંક્શનલ લંગ એસેસમેન્ટ, વેન્ટિલેશન અને પરફ્યુઝન આઈડેન્ટિફાઈ કરીશું. यस, सो नॉर्मल सीटी स्कैन है, इट्स लाइक जस्ट सीटी स्कैन. उसमें हम कॉन्ट्रास्ट डाई भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मली भी कर सकते हैं. उसमें हमें स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, क्या है प्रॉब्लम, क्या है उसमें. VQ स्कैन में हम इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रास्ट वी आर यूजिंग रेडियो ओपेक मटेरियल, राइट? सो दैट इज लेस हार्मफुल फॉर किडनी. सो किडनी इंपेयरमेंट में भी हम कर सकते हैं. पल्मोनरी एंजियोग्राफी, देन सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, नॉर्मल सिटी स्कैन विथ कॉन्ट्रास्ट, ये सारे हम रीनल इंपेयरमेंट वाले क्लाइंट पर नहीं कर सकते. इंस्टेड ऑफ VQ स्कैन वो थोड़ा सेफ है कि वो रीनल इंपेयरमेंट वाले क्लाइंट पर भी हम कर सकते हैं. एंड इट इज सिमिलर टू सीटी बट नॉट एग्जैक्टली सेम एज सीटी. उसमें प्रॉपर डिटेल्ड इमेजिंग होगा पेशेंट में, पेशेंट का देखने को मिलेगा अंदर वेंटिलेशन कैसे हो रहा है, परफ्यूजन कैसे हो रहा है, सो वो हमें पता चलेगा. सो ऐसा हम बोल सकते हैं कि VQ lung scan, CT pulmonary angiography and normal CT scan, these are non-invasive procedures, and pulmonary angiography it is an invasive procedure. सारे के सारे में हम डाई यूज कर सकते हैं, but the difference is pulmonary angiography, CT pulmonary angiography, normal CT scan, उसमें हम contrast डाई यूज करेंगे, VQ scan में रेडियो ओपेक मटेरियल यूज करेंगे. ओके, सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये आपको दिमाग में क्लियर होगा. फिर हमने देखा था स्कीम टेस्ट, मतलब BCG,
ऑनलाइन स्टूडेंट, व्हाट इज स्किन टेस्ट? स्किन टेस्टिंग का मतलब क्या? કોઈ વસ્તુની એલર્જી છે કે નહીં એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે આપણે સ્કિન ટેસ્ટ કરીએ. हाँ, कोई पर्सन को उसी चीज की सेंसिटिविटी है या नहीं, एलर्जी है या नहीं, वो चेक करने के लिए। सो आइडियली जो भी मेडिसिन दी जाती है उसमें एंटीजन होता है। अगर किसी को किसी चीज से एलर्जी है तो उसी का ही एंटीजन होगा, तो हम वो एडमिनिस्टर करेंगे। अगर बॉडी रिएक्ट कर रही है उसका मतलब कि उसको पर्सन को एलर्जी है एंड टेस्ट इज पॉजिटिव, सो इट कुड बी डन इन टू आइडेंटिफाई द एलर्जीज। टीबी के टेस्ट में भी किया जाता है, उसका एंटीजन बीसीजी जो बैसिलस काल्मेग्यूरिन है, मतलब वो जो बैक्टीरिया है, ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम टीबी, उसका जो बैक्टीरिया है वो हम एडमिनिस्टर करेंगे, एंटीजन एडमिनिस्टर करेंगे। तो उसकी वजह से अगर बॉडी रिएक्ट कर रहे हैं मतलब पेशेंट इज हैविंग टीबी। इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ स्किन टेस्ट पॉजिटिव आ गया मतलब हम ऐसा कंफर्म नहीं कर सकते कि पेशेंट को टीबी है। फर्दर हमें एक्सरे और वो सब भी करना होगा, स्पूटम टेस्ट भी करना होगा, तब हम जाके कंफर्म करेंगे। बट इससे हमें आइडिया आ जाएगा कि पर्सन माइट बी टीबी पॉजिटिव। सो ऐसे उसको टेस्ट किया जाता है। अगर पेशेंट को जब भी हम स्किन टेस्ट करेंगे तो पेशेंट ने ऑलरेडी बीसीजी वैक्सीन ली गई है, तो फिर टेस्ट का रिजल्ट कैसा आएगा? પોઝિટિવ. पॉजिटिव आ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी उसने वैक्सीन ली गई है। एंड इंजेक्शन कहाँ पर करना चाहिए हमें? इंजेक्ट इंट्राडर्मली कहाँ पर इंजेक्ट करना चाहिए? ओनली लेफ्ट आर्म? We cannot administer it in the right arm. Yes. कोई भी ऐसी जगह जहां पर हेयर ग्रोथ कम है, ब्लेमिशेस नहीं है, मतलब दाग धब्बे नहीं है, डर्मेटाइटिस, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन नहीं है स्किन का, एंड वो बाहर से एक्स्ट्रा इजीली कांटेक्ट भी नहीं आ सकती, तो हमने सोचा कि इंटरनल जो सरफेस है, अंदर की साइड की सरफेस है, दैट इज सेफर। सो दोनों हाथ में कर सकते हैं, दैट इज नॉट ओनली लेफ्ट आर्म और राइट आर्म, दोनों हाथ में। बट ये ऐसी जगह होनी चाहिए, इट शुड बी सेफ। फिर जहां पर भी हम इंजेक्ट करेंगे उसके आसपास एक सर्कल मार्क कर देंगे, एंड उसके बाद आफ्टर 48 टू 72 आवर्स हम देखेंगे कि जो बम्प जैसा हुआ है वो कितना है, उसका डायमीटर कितना है, वो हम मेजर करेंगे। एनी अदर रेडनेस एंड कुछ एक्स्ट्रा हुआ है कि नहीं, वो सब हम चेक करते हैं। ओके, फिर हमने एबीजी देखा। एबीजी मतलब ओके, हाँ पता चल जाएगा। सो वी आर मेजरिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, कि कितना ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है, कैसा CO2 है। वो चेक करने से हमें पीएच भी पता चल जाएगी, एसिड बेस इम्बैलेंसेस भी पता चल जाएंगे। कैसे करना है वो सब हमने ऑलरेडी चैप्टर 9 में स्टडी कर लिया है। सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, हाउ टू सेंड इट टू द लेबोरेटरी एज अर्ली एज पॉसिबल, इमीडिएटली सेंड करना होता है, हिपेरिनाइज करके हम लेते हैं। सो वो सब हमने देख लिया था। व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? Okay, online students, what is this really important point? એબીસી સેમ્પલ ડ્રો કરતા પહેલા સ્ટ્રક્ચરિંગ અવોઇડ કરવાનું, કારણ કે સ્ટ્રક્ચરિંગ પ્રોસીજર છે એ ઓક્સિજનને ડેપ્લેટ કરી દેશે અને આના લીધે બીજી રિઝલ્ટ આવશે. False results आएंगे, yes. सक्शनिंग करके सीधा हम एबीजी नहीं ले सकते, we cannot do the suctioning before drawing एबीजी, because सक्शनिंग की वजह से O2 ऑलरेडी डाउन हो जाएगा, तो फिर फॉल्स रिजल्ट्स आएंगे। SpO2 हमने ऑलरेडी देख लिया था। डी डायमर, डी डायमर मतलब, डी डायमर टेस्ट से आपको क्या पता चलेगा? यस बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, what you came to know after doing the D dimer test, क्या पता चलेगा? ક્લોટ ફોર્મેશન થાય છે કે નહીં? हाँ, डी डाइमर, जितनी क्लॉट ज्यादा होगी उतना डी डाइमर ज्यादा होगा। क्लॉट फॉर्मेशन होने के बाद जब उसका ब्रेकडाउन होता है, सो जितना ब्रेकडाउन ज्यादा होगा उतना डी डाइमर ज्यादा होगा। सो डी डाइमर एलिवेट है, मतलब इतना तो आइडिया आ गया कि क्लॉट फॉर्मेशन भी हो रहा है,
तभी वो ब्रेक होगा। विदाउट फॉर्मेशन ब्रेकेज डीजनरेशन कैसे होगा? सो उतना हमें आइडिया आ जाएगा कि पेशेंट को कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि बॉडी में क्लॉट्स बन रही है, बॉडी इज नो डाउट ट्राइंग टू ब्रेक दैट क्लॉट, बट पूरी ब्रेक हुई नहीं हुई वी डोंट नो, बट डी डायमर एलिवेट हुआ है मतलब पेशेंट को कुछ क्लॉट फॉर्मेशन का प्रॉब्लम हो गया है। सो जब भी लाइक थ्रोम्बस वाली जो कंडीशन है, डीवीटी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, स्ट्रोक है, जहां पर भी डीआईसी, ये सारी कंडीशन में, क्लॉट फॉर्मेशन वाली कंडीशन में जनरली आफ्टर सर्जरी डॉक्टर्स है ना डी डायमर टेस्ट करते हैं टू आइडेंटिफाई कि उसकी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, बिकॉज आफ्टर सर्जरी ड्यू टू बेड रिडननेस क्लॉट फॉर्मेशन डीवीटी होने के रिस्क है। सो इसीलिए डी डायमर किया जाता है। समटाइम्स इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए भी डी डायमर टेस्ट किया जाता है। डीआईसी इज अ क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। सो हमने मेडिसिन दी टू ब्रेक दैट क्लॉट्स, वो इफेक्टिव हुई कि नहीं तो वो चेक करने के लिए भी हम करेंगे। Then D-dimer has a high sensitivity and low specificity for clot formation. डायरेक्टली हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डी डायमर ज्यादा है तो क्लॉट होगी, वो ब्रेक हो गई है इसीलिए ज्यादा है। एंड नॉर्मल डी डायमर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50 नैनोग्राम पर ml से कम होनी चाहिए। एंड नॉर्मल फाइब्रिनोजन का लेवल है 60 to 100 mg/dl। ओके, रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट्स हमने कॉम्प्लेक्स केयर में देख लिया था। फिर हमने चेस्ट इंजरीज देखा था, उसमें फर्स्ट देखा था रिब फ्रैक्चर। मतलब what is rib fracture? What is rib fracture? Okay, online students, what do you mean by rib fracture? Online students, what do you mean by rib fracture? Due to trauma, Blunt trauma. हाँ बोलो, ड्यू टू ट्रॉमा, ब्लंट ट्रॉमा। क्या होगा? ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा रिब्स की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगी, रिब्स टूट जाएंगे, उसको हम बोलते हैं रिब फ्रैक्चर। सिंपल, रिब्स टूट जाना ड्यू टू द फोर्स, उसको हम रिब फ्रैक्चर बोलेंगे। उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो सोचो कि वो रिब्स के टुकड़े हो गए हैं और एक टुकड़ा अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। सो न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, एयर जा सकती है अंदर, हीमोथोरेक्स हो सकता है, या पल्मोनरी कॉन्ट्यूशन हो सकता है। सो दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस। फिर जैसे ही पेशेंट मूवमेंट करेगा, डीप ब्रीथिंग करेगा, कॉफिंग करेगा, पेन बढ़ेगा। सो पेशेंट क्या करता है? पेशेंट बहुत डीप ब्रीथ नहीं करेगा, कॉफिंग भी नहीं करेगा, सो वेंटिलेशन खराब होगा, अच्छे से ब्रीथिंग नहीं करेगा, कॉफिंग ना करने की वजह से सिक्रेशंस भी बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। जब 3 या उससे ज्यादा रिब्स फ्रैक्चर हो जाए, कोई भी पर्सन में 3 या 3 से ज्यादा रिब फ्रैक्चर हो गए हैं, सो ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है हमारे लिए। वी हैव टू डू समथिंग टू सेव द पेशेंट। और एल्स पेशेंट को ऑलरेडी कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, लाइक कार्डियोपल्मोनरी, लंग्स और कार्डियक सिस्टम रिलेटेड उसको कुछ डिजीज है, और उसका एक भी रिब फ्रैक्चर हुआ है तो भी उसके लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग होगा। और एल्डरली पीपल है उसके भी लिए भी रिब फ्रैक्चर लाइफ थ्रेटनिंग है। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? अगर रिब फ्रैक्चर हो जाए तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? अवॉइडेड। एक्सरे करेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, सो पेशेंट जैसे ही डीप ब्रीथिंग करेगा, कॉफिंग करेगा, इंस्पिरेशन के वक्त पेन, शार्प पेन होता है, बहुत पेन होता है। फिर पेशेंट शैलो रेस्पिरेशन कर रहा है बिकॉज उसको डीप ब्रीथिंग में पेन हो रहा है, इसलिए शैलो ब्रीथिंग कर रहा है। फिर पेशेंट क्या करेगा? पीलो से या हाथ से ऐसे स्प्लिंट करके रखेगा। वी कैन नॉट यूज एन एक्सटर्नल स्प्लिंट डिवाइस और ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकते। बीच बीच में बॉडी की जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपांड होता है, तो एक्सटर्नल स्प्लिन की वजह से वो हो नहीं पाएगा। सो यूजुअली इट इज अवॉइडेड। एंड अगर हम एक्सरे करेंगे तो पता चल जाएगा कि पेशेंट को रिब फ्रैक्चर हुआ है। अगर पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स होगा, आफ्टर रिब फ्रैक्चर पेशेंट हैज डेवलप्ड न्यूमोथोरेक्स, तो उसके भी साइन एंड सिम्टम्स होंगे। सो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ो, देखो सिर्फ रिब फ्रैक्चर है या रिब फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन हुई है, हीमोथोरेक्स है, न्यूमोथोरेक्स है, पल्मोनरी कॉन्ट्यूशन है या नहीं, तो उसके भी साइन एंड सिम्टम्स ऐड हो जाएंगे। ओके,
फिर इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? इज देयर एनी मेडिकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट टू ट्रीट द रिब फ्रैक्चर? मेडिकेशन से के रिब फ्रैक्चर को ठीक किया जा सकता है? नो, नो, देयर इज नो क्या स्पेसिफिक। वो देता है। हाँ, वो अपने आप से ही ठीक हो जाएंगे, बस हमें सिर्फ कम सपोर्टिव ट्रीटमेंट या जो भी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है वो करना है। कैल्शियम डाइट इंक्रीज करेंगे तो बोन हीलिंग फटाफट हो जाएगा। सो वो जनरली बोन्स अपने आप ही रीयूनाइट हो जाते हैं। बट जब ज्यादा बोन्स ब्रेकेज हुआ है या तो कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो गए हैं तो फिर डॉक्टर वेट नहीं करेंगे, डॉक्टर सर्जरी करके उसको ज्वाइन कर देंगे। विच सर्जरी द डॉक्टर विल परफॉर्म? Online students, which surgery doctor will perform? ORIF, open reduction and internal fixation. Incision रख के open करके फिर internally plates रख के fixation कर देंगे. Okay, I have asked you, in rib fracture why there is a risk of developing pneumonia? Pneumonia क्यों होता है rib fracture में? चलो, वो भी हम मैनेज करेंगे कि पेशेंट को न्यूमोनिया ना हो जाए। फॉर इजी ब्रीथिंग हम पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन देंगे, मेडिकेशंस देंगे, पेन मेडिसिन, तो पेशेंट को पेन ना हो तो वो अच्छे से इनहेल कर पाए, वेंटिलेशन मेंटेन रहे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ ना जाए वो हम चेक करेंगे। पेशेंट को बोलेंगे सेल्फ स्प्लिंटिंग करो, हाथ का यूज करो, पिलो का यूज करो, वो सब यूज करो। एंड बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो फिर इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक देंगे, जहां पर नर्व है सीधा उसको ही नंब कर देंगे। सो पेशेंट को पेन ना हो, पेशेंट नॉर्मली ब्रीथिंग कर सके, सो पेशेंट का वेंटिलेशन मेंटेन रहे। बट हाउ देयर इज अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग न्यूमोनिया आफ्टर रिब फ्रैक्चर? ડ્યુરિંગ ડીપ બ્રીથિંગ અને કફિંગ પેશન્ટને પેઇન થવાના ચાન્સીસ છે, તો બ્રીથિંગ ચાલુ થઈ જશે અને એના લીધે જે લંગનું એક્સપાન્શન છે એ રિડ્યુસ થઈને મ્યુકસ સિક્રીશન વધી જાય છે, તો એના મ્યુકસ સિક્રીશન વધવાના લીધે બેક્ટેરિયાનો ગ્રોથ વધશે, તો એના લીધે pneumonia થઈ શકે. वी नो कि अगर पेशेंट अच्छे से कॉफ नहीं कर पाएगा तो सिक्रेशंस निकल नहीं पाएंगे, अल्टीमेटली वहां पर अक्यूमुलेशन हो जाएगा सिक्रेशन का एंड बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। न्यूमोनिया एक ऐसी कंडीशन है कि वहां पर फ्लूइड जो भर जाता है, जो फ्लूइड नहीं होता एक्चुअली म्यूकस होता है। एंड जो डब्ल्यूबीसीज, मैक्रोफेजेस एंड एंटीजन एंटीबॉडी की फाइट होती है, तो मैक्रोफेजेस ही डब्ल्यूबीसी ही होता है वो सब। सो वो वहां पर अक्यूमुलेशन हो जाएगा एंड उसकी वजह से न्यूमोनिया हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन। सो कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट सिक्रीशंस क्लियर नहीं कर पाएगा, उसमें न्यूमोनिया होने के रिस्क ज्यादा हो जाएगी। फिर हमने देखा फ्लेल चेस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिब फ्रैक्चर एंड फ्लेल चेस्ट? રીબમાં છે ને બ્રેકેજ ઓફ વન ઓર મોર રીબ્સ થાય છે, પણ જે ફેલમાં છે ને એમાં એવી કન્ડિશન થાય છે જેમાં ચેસ્ટ જે સેગમેન્ટ ચેસ્ટ વાળું સેગમેન્ટ છે એ ત્યાંથી જ ડિટેચ થઈ જાય છે અને મલ્ટિપલ ફ્રેક્ચર્સના લીધે. नॉट परफेक्ट आंसर। मेन डिफरेंस, ચેસ્ટમાં મલ્ટિપલ રિબ ફ્રેક્ચર્સ હશે? रिब फ्रैक्चर में भी मल्टीपल हो सकता है, 3 से ज्यादा हो सकता है। रिब फ्रैक्चर भी हमने आगे देखा ना, मोर देन 3 और 3 हो सकता है, दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि फ्लेल चेस्ट का तभी बोलेंगे जब ज्यादा रिब फ्रैक्चर हो। રિબ ફ્રેક્ચરમાં ચેસ્ટ વોલ અલાઇન રહેશે અને ફ્લેલ ચેસ્ટમાં એ ફ્રી ફ્લોટ થઈ જશે. ओके, वो होगा, बट मेन और डिफरेंस, फ्लेल चेस्ट में भी रिब्स ही फ्रैक्चर होते हैं, राइट? बट वाई उसमें भी रिब फ्रैक्चर होता है, फ्लेल चेस्ट में भी रिब फ्रैक्चर की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। रिब फ्रैक्चर इज आल्सो रिब फ्रैक्चर, सो देन व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? आई अंडरस्टूड दैट फ्लेल चेस्ट में एक सेगमेंट क्रिएट हो जाती है जो पैराडॉक्सिकल मूवमेंट्स करेगी ऑपोजिट टू द नॉर्मल चेस्ट वॉल, बट वो हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ रिब फ्रैक्चर, राइट? सो इसमें भी रिब फ्रैक्चर ही तो हो रहा है, देन व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रिब फ्रैक्चर? રિબ ફ્રેક્ચર્સમાં મે બી પોર્શન ડિપ્રેસ નહીં થાય ડ્યુ ટુ ઇન્જરી ને ફ્લેલ ચેસ્ટમાં ડિપ્રેસ થાય છે.
Why? જે ટ્રોમા છે સિવિયર હશે પ્લેન ચેસ્ટમાં એટલા માટે. No. Okay. Let me tell you what is the main difference. चलो, दो मेन डिफरेंस है. जस्ट दिस इज अ नॉर्मल रिब, राइट? ऐसे रिब्स होते हैं. अब रिब फ्रैक्चर होगा तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि एक या दो ही होगा, तीन या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं. बट उसमें सिर्फ एक ही पीस, मतलब दो पीस होगा, एक ही जगह से ब्रेकेज होगा. सो देयर विल बी ओनली टू पीसेस, टू फ्रेगमेंट्स होंगे. एंड वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंजिक्यूटिव एडजस्टेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे रिब्स है, राइट? पेशेंट के ऐसे रिब्स है. सो या अगर हमने बोला कि पेशेंट के चार पांच रिब्स ब्रेक हो गए हैं, तो एक ये रिब ब्रेक होगा, एक ये रिब होगा, ये फिर ऐसे ऐसे रिब्स ब्रेक होंगे, राइट? सो ज्यादा होंगे बट दे आर नॉट एडजस्टिंग टू ईच अदर, एक साथ में नहीं होंगे. बट पेशेंट को ऐसी इंजरी हुई है कि ब्रेकेज ऐसा है, एक साथ हुआ है, ऐसे रिब्स है. सो एक दो तीन चार पूरे लाइन में ब्रेक हो गए, या तो एक दो तीन और यहाँ पर दो, तो एक साथ में ब्रेक हुआ है. और उसमें एक टुकड़ा नहीं होता है, देयर आर टू ब्रेकेजेस. सो तीन टुकड़े होंगे, ब्रेकेज दो होंगे. सो यहाँ पर फोर्स ऐसा होगा कि ऐसा ब्रेकेज होगा. गॉट इट? सो मेन डिफरेंस क्या है? नॉर्मल रिब फ्रैक्चर में सिर्फ दो टुकड़े होते हैं. एंड जो भी रिब फ्रैक्चर हुए हैं, अगर ज्यादा भी हुए हैं बट वो एक साथ में नहीं है, एक ही बंच में नहीं है, एक लाइन में नहीं है. बट फ्लेल चेस्ट में ऐसा रिब फ्रैक्चर हुआ है जो एक लाइन में है एंड तीन टुकड़े हो गए हैं, मतलब दो जगह से पीसेस हुआ है. सो तीन टुकड़े हो गए हैं. सो उसकी वजह से क्या होता है, ये एक सेगमेंट क्रिएट हो जाता है. सोचो, ये पूरा एक टुकड़ा सेपरेट हो गया, इसमें तो ये टुकड़ा स्टर्नम से अटैच होगा, ये टुकड़ा मसल से अटैच होगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. बट इसमें बीच का जो सेगमेंट है तो सेपरेट है, ना इससे अटैच है ना मसल्स के साथ अटैच है, कहीं से भी अटैच नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ भी उसका कोई अटैचमेंट नहीं रहा. तो उसकी वजह से उतना वो जो सेगमेंट है वो ऑपोजिट मूवमेंट करता है. अंडरस्टूड द डिफरेंस? फ्लेल चेस्ट में भी तीन, अगर तीन ऐसे हो गए कि तीन रिब्स लाइन में ही ऐसे टुकड़े हो गए तो फ्लेल चेस्ट हो जाएगा. बट अगर उसकी जगह रिब फ्रैक्चर है तो तीन बोन्स ही फ्रैक्चर हुए, बट इट विल नॉट बी एडजस्टेंट टू ईच अदर. एक छोड़ के या ऑपोजिट साइड ऐसे होगा और दो ही टुकड़े होंगे, तीन टुकड़े नहीं. सो दिस इज द डिफरेंस. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके. इसलिए जब ज्यादा ट्रॉमा होगा एंड तीन टुकड़े हो जाएंगे एक लाइन में, तब हम रिब फ्रैक्चर नहीं बोलेंगे, अब उसको हम बोलेंगे फ्लेल चेस्ट. तो फ्लेल चेस्ट एक्सीडेंट और उसकी वजह से होता है, उसके में भी हीमोथोरेक्स हो सकता है, रिफ्रैक्चर होगा, वो भी एक सेगमेंट पेनिट्रेट होकर अंदर चला जाएगा, तो न्यूमोथोरेक्स भी हो सकता है, पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन भी होगा. और उसका मेन सिम्टम है, जब आप पेशेंट को देखोगे तो आपको पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग देखने को मिल जाएगा. उतना जो एक सेगमेंट है, जो बीच का टुकड़ा है, वो अपोजिट मूवमेंट ही करेगा, बिकॉज दोनों के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है. सो पैराडॉक्सिकल मूवमेंट देखने को मिलेगी. जब नॉर्मल पूरा थोरेक्स एक्सपांड होगा तो उतना टुकड़ा रिट्रैक्ट हो जाएगा, जब पूरा थोरेक्स कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो एक्सपांड हो जाएगा. सो ये ऑपोजिट मूवमेंट देखने को मिलेगी. दैट इज द क्लासिकल साइन ऑफ फ्लेल चेस्ट. और क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट को सीवियर पेन होगा, इंस्पिरेशन के वक्त पेन होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, डीप ब्रीथिंग, कॉफिंग भी नहीं कर पाएगा. तो साइनस, बिकॉज इट इज मोर वर्स, सीरियस कंडीशन कंपेयर टू नॉर्मल रिब फ्रैक्चर. टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, टेकीपनिया, शैलो रेस्पिरेशन होगा, एंड ब्रीथ साउंड्स भी डिमिनिश्ड हो जाएंगे. इसमें फॉर श्योर वी कैन नॉट वेट फॉर नॉर्मल और स्पॉन्टेनियस रीयूनाइटिंग ऑफ रिब्स. हमें वेट नहीं कर सकते इसमें. फॉर श्योर वी हैव टू डू अ रिब प्लेटिंग सर्जरी करके उसको अटैच करना ही होगा. वी कैन नॉट वेट. ओके. फिर हमने इंटरवेंशन देखी. यस, पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन देते हैं टू फॉर इजी ब्रीथिंग. कोई भी रेस्पिरेटरी कंडीशन हो, फाउलर पोजीशन बेस्ट है. बट पहले चेक करना है कि अगर इंजरी है तो स्पाइनल इंजरी ना हो, वो ठीक है तभी हम दे सकते हैं. ऑक्सीजन देंगे, इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे, डीप ब्रीथिंग एंड कॉफिंग के लिए इंकरेज करेंगे, बट पेन मेडिसिन भी देनी पड़ेगी वरना पेशेंट नहीं कर पाएगा. सो एनाल्जेसिक्स देंगे. बेड रेस्ट ही करवाना है, बिकॉज जितना पेशेंट एक्टिविटी करेगा बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी एंड लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो कर नहीं पाएंगे. फिर ORIF करना पड़ेगा. एंड sometimes because of this severe condition we have to put the patient on ventilator, intubate करके वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा. एंड कौन सा मोड रखेंगे? पीप मोड. व्हाट इज पीप मोड? व्हाट डू यू मीन बाय पीप?
मतलब व्हाट इज पीप मोड? Letting the ventilator setting much of a positive pressure at the end of the exhalation prevent કરે છે જેનાથી જે alveoli છે એ collapse ના થાય. What do you understand by this whole sentence? અને જે આપણે વાંચ્યું હતું કે alveoli એ આપણું મેઇન પાર્ટ છે જેનાથી ઓક્સિજન સપ્લાય થાય છે કેપિલરીઝ. Okay. પણ એમાં એવું છે કે જે લાસ્ટમાં જે એક્ઝેલેશન થાય છે પેશન્ટ એમાં એલ્વ્યુલાઈ થ્રુ પ્રેશર પહોંચે છે એના લીધે એલ્વ્યુલાઈનું જે ફંક્શન થવું So જોઈએ એ is proper થઈ it like this that when we exhale alveoli constrict? તો પછી કેમ આમાં શું જરૂર? You have find it out very good, but you do not understand what does it exactly means to you. Tell me what is PEEP? Old students, you should understand this. We have already studied, guys. Positive and expiratory pressure. मतलब इतना मैं चलो आपको ब्रेक डाउन करके देती हूँ कि at the end of exhalation there will be positive pressure. આફ્ટર એક્ઝેલેશન લંગ કોલેપ્સ થઈ જાય તો આપણે એન્ડ ઓફ એક્સપિરેશન આપણે પોઝિટિવ પ્રેશર પ્રોવાઈડ કરીએ થ્રુ વેન્ટિલેશન તો લંગ્સ છે એક્સપાન્ડ રહેશે અને એર પ્રોપર એક્સચેન્જ થઈ શકે. So is it possible in a normal healthy individual? ऐसा होगा? नेगेटिव प्रेशर ओके सो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स है उसमें ऐसा नहीं होता है. हमारी एल्वियोलाई इलास्टिक है, हेल्दी है. एक्सलेशन के बाद भी एल्वियोलाई सर्फेक्टेंट की वजह से नॉर्मली ओपन ही रहेगी, राइट. सो दिस इज नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स को तो प्रॉब्लम है नहीं, बट ऑलरेडी इंजरी हो गई है, म्यूकस सिक्रेशन हो गया है. सो आफ्टर एक्सलेशन होता है तो एल्वियोलाई खाली हो जाएगी जब तक नई एयर नहीं आती. सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो वापस डायलेट नहीं हो पाएगी. एंड अगर डायलेट ही नहीं होगी, फूलेगी नहीं, तो एयर अंदर कहाँ से आएगी? एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगी. एंड कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं जिसमें एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाती है? एपिलेक्टिस. टू प्रिवेंट दैट पेशेंट जब एक्सेल कर दे तो एल्वियोलाई बंद ना हो जाए, इसकी वजह से ये एक ऐसा मोड है कि इनहेलेशन के वक्त तो प्रेशर से ही हवा अंदर जाएगी, बट एक्सेलेशन हो जाता है उसके बाद भी वेंटिलेटर एक प्रेशर बनाए रखता है लंग्स के अंदर कि जिसकी वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो जाए तो पेशेंट को एटिलेक्टिस ना हो. दैट इज पीप मोड. सो अगर कोलैप्स हो जाएगा तो फिर सांस कैसे लेगा पेशेंट? एल्वियोलाई ही कोलैप्स हो गई तो फिर एयर अंदर कहाँ से जाएगी? परफ्यूजन कैसे होगा? सो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है. सो टू प्रिवेंट दैट हमें पीप मोड पर रखना पड़ेगा. ओके फिर हमने देखा पल्मोनरी कॉन्ट्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय पल्मोनरी कॉन्ट्यूशन? पल्मोनरी कॉन्ट्यूशन मतलब ब्लीडिंग. ओके सो ब्रूसिंग ऑफ लंग्स ऐसा बोल सकते हैं. जब हम फेस पर करते हैं तो फेस पर ब्रूसिस हो जाता है, वैसे ही सेम लंग्स में हो जाएगा. इन द प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस में ब्रूसिंग हो जाएगा. नो नॉट इन द प्लूरल स्पेस. सो मेक श्योर प्लूरल स्पेस के अंदर जो लंग्स की सर्फेसिस है वहां पर ही इंटरस्टिशियल ब्लीडिंग होगा. सो कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई के बीच में होता है, बट समटाइम्स वो इंट्रा एल्वियोलर भी हो सकता है. अगर एल्वियोलाई के अंदर चला गया तो उसकी कॉम्प्लिकेशन है एआरडीएस. एआरडीएस में भी ऑलरेडी अंदर वो ही होता है, फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाता है, तो फिर नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं हो पाता. उसके साइन एंड सिम्टम्स से क्या है? ब्रीथिंग मतलब पल्मोनरी सिस्टम ही अफेक्ट हो जाएगी तो देयर विल बी ब्रीथिंग डिफिकल्टी, डिजिया होगा, रेस्टलेसनेस, ब्रोंकियल सिक्रेशंस बढ़ जाएंगे बिकॉज अंदर ब्लीडिंग है, उसको निकालने के लिए ट्राई कर रहा है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से. हाइपोक्सेमिया होगा, हिमोप्टिसिस होगा, वो ब्लड बाहर आने के लिए ट्राई करेगा. ब्रीथ साउंड्स डिक्रीज हो जाएंगे, क्रैकल्स होंगे, वीजिस होंगे ड्यू टू नैरोइंग ऑफ ब्रोंकस, वीजिस होंगे एंड ड्यू टू दैट ब्लड फ्लूइड उसकी वजह से क्रैकल्स भी सुनाई दे सकते हैं. इंटरवेंशंस क्या करेंगे? ब्रूसिंग जो हुआ है, डैमेज हुआ है, हमारी बॉडी कैपेबल इनफ है कि उतना खुद अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, बट इट टेक्स टाइम.
सो तब तक पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है, प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, एयरवे पेटेंट रखना है, वरना ज्यादा सिक्रेशन हो गया तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा. सो वी हैव टू मेंटेन अ पेटेंट एयरवे. एडिक्वेट वेंटिलेशन रख सकते हैं. अगर हमें लग रहा है कि ज्यादा हो गया है, एयरवे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, सो वी कैन डू वन थिंग. पेशेंट को इंट्यूबेट कर दो, वेंटिलेटर पर रख दो, पीक मोड पर रख दो. सो ड्यू टू दैट excessive secretions and obstruction, alveoli बंद ना. सो पीप मोड पर रखेंगे तो लंग्स चालू ही रहेंगे, ब्रीथिंग भी चालू रहेगा, एंड साइड बाय साइड वो पेशेंट को जो ब्रूसिंग हुआ है वो हील भी हो जाएगा. पेशेंट को हाई फाउलर्स पोजीशन दे सकते हैं, पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे, बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड कम करने के लिए पेशेंट को रेस्ट करवाएंगे, एसपीओ2 मॉनिटरिंग करेंगे, ये सब चीजें हम कर सकते हैं. ओके, फिर हमने देखा न्यूमोथोरेक्स मतलब online students, what is pneumothorax? Accumulation of air in pleural space. Accumulation of air in pleural space. Types of pneumothorax? Three. Which are they? कौन से तीन? Open tension and spontaneous. Yes, open tension, spontaneous. Spontaneous pneumothorax में क्या होगा? Spontaneous में pulmonary veins validate થઈ શકે છે. આ પછી ઓપનમાં કોઈ chest wall પર injury થઈ તો એનામાં જે atmospheric pressure છે એ એનાથી enter થશે. અને ટેન્શનમાં કોઈ ટ્રોમા થયું હોય, chest injury થઈ હોય એના લીધે. ને chest injury અને mechanical ventilator ના લીધે જે atmospheric positive pressure build up થઈ જાય છે pleural space. online students, what do you mean by spontaneous open and tension pneumothorax? Spontaneous means pulmonary bleb rupture થઈ જશે, એના લીધે એર લીક થઈને પ્લુરલ સ્પેસમાં જશે. Okay. મીન્સ કઈ બહારથી પેનિટ્રેટ થયું છે ને એટમોસ્ફેરિક એર છે ઇન્સર્ટ થશે લંગ્સમાં. એન્ડ ટેન્શનમાં ડ્યુ ટુ બ્લન્ટ ટ્રોમા યા फिर પીપના લીધે પોઝિટિવ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે તો પ્રેશર રિલીઝ થશે પ્લુરલ સ્પેસમાં. Yes. So सबसे कॉमन इंजरी है ड्यू टू वेंटिलेटर पीप मोड टेंशन न्यूमोथोरेक्स. हम ये पीप मोड ऐसा है कि एक्सलेशन बाद भी अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, राइट? सो समटाइम्स वो प्रेशर इतना एक्सीड हो गया, हमने प्रेशर अच्छे से सेट नहीं किया, हमने इतना ज्यादा एक्सेस सेट कर लिया कि एक्सेस एयर वो सारी लंग्स में से लीक होके प्लूरल स्पेसेस में चली गई. सो ब्लंट ट्रॉमा इंजरी होता है तब भी होता है. एंड पीप मोड सबसे कॉमन पीप मोड है, वेंटिलेटर का मोड. जब ज्यादा हमने प्रेशर से एयर दे दी है तो वो लीक होके जा सकती है. साइन एंड सिम्टम्स कैसे कैसे होंगे? टैकीकार्डिया, टैकीमिया, ओके. सो जहां पर भी प्रॉब्लम है न्यूमोथोरेक्स हुआ है वो साइड आप अगर ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको ब्रीथ साउंड्स अच्छे से सुनाई नहीं देंगे. एक लंग कितना काम कर सकेगा एक साइड का, दूसरी साइड का तो अच्छे से एक्सपांड ही नहीं हो रहा है ड्यू टू दैट प्रेशर, वो लंग्स छोटा हो गया है. सो डिज्निया होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा लंग्स को, वही ऑक्सीजन आगे नहीं जा पाएगा, सो टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगा, राइट? सो बॉडी को क्या लगेगा कि देयर इज नो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो. सो वो हार्ट से काम करवाएगी ज्यादा, लंग से काम करवाएगी ज्यादा. एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म देयर विल बी टैकीकार्डिया, देयर विल बी टैकीपनिया, दोनों होगा. देन पेशेंट जो एयर लीक हो रही है वो अगर सबक्यूटेनियस स्किन के लेयर में चली गई, सो हम ऐसे पाल्पेट करेंगे तो हमें क्रेपिटस सुनाई देगा. इट इंडिकेट सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा, जो एयर है वहां पर ट्रैप हो गई है. देन नेक वेन डिस्टेंडेड हो जाएगी, बहुत ज्यादा पेन होगा. फिर अगर ओपन न्यूमोथोरेक्स है तो आप थोड़ा कान नजदीक करके लाओगे, या तो ज्यादा भी है तो सकिंग साउंड आपको सुनाई देगा कि एयर अंदर खींचे जा रही है. सो आपको वो साउंड सुनाई देगा, सकिंग साउंड. एंड समटाइम्स ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर, अगर ओपन चेस्ट वुंड नहीं है, मतलब इधर देयर इज अ टेंशन न्यूमोथोरेक्स और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है, जहां पर होल नहीं है तो वो एयर बाहर तो नहीं निकल पाएगी, सो वो अंदर ही प्रेशर क्रिएट करके सारे एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को धक्का मारेगी. सो ट्रेकियल डेविएशन भी हो सकता है.
फिर इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? मेन इंटरवेंशन न्यूमोथोरेक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? What we can do? Main intervention to cure the pneumothorax? Test tube. टेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, दैट इज द ओनली ऑप्शन, राइट? उसके साथ साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करेंगे। सो पहले एक्सरे करके देख लो एग्जैक्टली न्यूमोथोरेक्स कितना है, कहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू दैट हम चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट करेंगे। फिर अगर ओपन चेस्ट न्यूमोथोरेक्स है, ओपन वुंड है, तो उसको प्रॉपरली कवर करना है जब तक हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज स्टार्ट नहीं करते। एंड नॉन पोरस होना चाहिए, बिल्कुल भी एयर अंदर जाए नहीं ऐसा। ऑक्सीजन देंगे, हाई फाउलर्स पोजीशन देंगे। एंड ट्यूब प्लेसमेंट तब तक रखनी है जब तक लंग लाइफ स्पैन नहीं हो जाता। एंड चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज रखा है तो उसके भी इंटरवेंशन हमें करने पड़ेंगे, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो लीक ना हो जाए, निकल ना जाए, किंक ना हो जाए, तो उसको भी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना होगा। सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा है कि नहीं वो चेक करना होगा। एंड सीरियल एक्सरे करेंगे, मतलब डेली एक एक एक्सरे करके देखेंगे इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। एंड चेस्ट ट्यूब के बारे में हमने चैप्टर 70 में पढ़ लिया था। व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? Yes. Online students, what is this really important point? Client is in a respiratory illness position head of head elevated. Yes, कोई भी रेस्पिरेटरी कंडीशन हो, हमें हेड ऑफ द बेड एलिवेट कर देना है। फिर हमने देखा एस्मा। व्हाट इज एस्मा? Airway inflammatory due to stimuli irritants. Yes. So asthma is a chronic condition. It is a chronic obstructive condition जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन होता क्यों है? ड्यू टू दैट इन्फ्लेमेशन। यस, जब कोई पर्सन कोई ट्रिगर के कांटेक्ट में आ जाता है, उसकी बॉडी हाइपर रिएक्ट कर लेती है। हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। सो दिस इज एस्मा। फिर हमने उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी देखी थी। एक्सप्लेन करो मुझे। એક્ટિવ કરીને એ એના સામે ફાઇટ કરે છે તો આપણને સ્નીઝિંગ થાય છે, કોફિંગ થાય છે, બધું થાય છે કે એને બહાર કાઢવાની કોશિશ કરે છે। એના લીધે જે રિલીઝ ઓફ મેડિટર્સ જે રીતે માસ્ટ સેલ છે, ઇસોફિલ મેક્રોફેજ લિમ્ફોસાઇટ્સ એ બધું રિલીઝ થઈ જાય છે। એમાં પણ બે ટાઈપ્સ હોય છે, અર્લી અને લેટ ફેઝ। અર્લીમાં આપણે જે પીક પોઈન્ટ છે એ 30 to 60 મિનિટ્સનો હોય છે, જે અને જે લેટ હોય છે એનું પીકિંગ છે એ 5 to 6 આવરનું હોય છે। અને 30 to 60 મિનિટ્સમાં છે એમાં બ્રોન્કલ સ્મૂથનેસ, मसल कॉन्ट्रैक्शन तो उसमें सिम्टम्स सेम होंगे, सिर्फ टाइम डिफरेंस है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टेल मी अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। क्या होगा? हिस्टामिन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके। सो जब भी कोई पर्सन ट्रिगर्स के कांटेक्ट में आता है, इट कुड बी एनीथिंग। हमने बहुत सारे ट्रिगर्स देखे थे, तो इट कुड बी एनीथिंग। जब उसके कांटेक्ट में आएगा तो हमारी बॉडी वो एलर्जन हमारी बॉडी के लिए वो फॉरेन बॉडी है, सो हमारी बॉडी उसको फाइट करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज करेगी, दैट इज आईजीई। ड्यू टू द रिलीज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन फिर मास्ट सेल्स रिलीज होंगे। मास्ट सेल्स के साथ साथ इओसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स सब कुछ रिलीज होगा। और जब भी ये एंटीजन एंटीबॉडी फाइट होती है, सो मास्ट सेल्स में से हिस्टामिन रिलीज होता है। जितना हिस्टामिन ज्यादा उतना इंफ्लेमेटरी रिएक्शन ज्यादा। सो वो उसकी वजह से सारी पूरी बॉडी में, खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंफ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। सो इट कुड अर्ली और लेट, जल्दी इमीडिएट रिएक्शन भी हो सकते हैं, लेट रिएक्शन भी हो सकते हैं। अर्ली रिएक्शन होंगे तो 30 मिनट टू 60 मिनट के अंदर, आधे घंटे से घंटे के अंदर सारे सिम्टम्स, एस्मा एपिसोड के सिम्टम्स शो होने लगेंगे। ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन होगा, एडिमा होगा, सिक्रेशन बढ़ जाएगा, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, ऐसा लगेगा एयर ट्रैप हो रही है, छोटे बड़े एयरवे सारे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, सो वीजिंग साउंड आएगा। सो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। लेट फेज में सेम होगा बट इट विल टेक टाइम।
उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 6 घंटे हो गए, बट अल्टीमेटली सिम्टम्स तो सेम आएंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट एजमा. हमने फिर उसकी, यस, व्हाट इज स्टेटस एजमेटिकस? व्हाट इज स्टेटस एजमेटिकस? रिस्पॉन्स नहीं आती एनालिसिस निमोथोराइसिस एक्यूट Corpus. Online students, what is status asthmaticus? Online students. ફર્સ્ટ અસ્થમા અટેક આવશે. Sorry. Worst asthma होगा, राइट? ऐसा बोला आपने? યસ મેમ. हाँ, so it is a severe form of asthma जो लाइफ थ्रेटनिंग है. कोई भी मेडिसिन दे रहे हो, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, कॉर पल्मोनल हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, फेलियर होके बंद भी हो सकता है. व्हाट इज कॉर पल्मोनल? तो उसको राइट साइड हार्ट फेलियर नहीं बोल सकते. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉर पल्मोनल? Online students, what is cor pulmonale? ડેમેજ રાઈટ સાઈડ હાર્ટ ફેલર થશે. तो राइट साइड हार्ट फेलियर को हम हार्ट फेलियर भी बोलते ही है ना, तो कॉर पल्मोनल बोलने की क्या जरूरत है? सिंपल ऐसा नहीं लिख सकते राइट साइडेड हार्ट फेलियर? जब हार्ट फेलियर हो रहा है, बट हार्ट फेलियर इज ड्यू टू द पल्मोनरी कॉज, लंग्स की वजह से हो रहा है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है ड्यू टू दैट कंजेशन, और उसकी वजह से हार्ट इज ट्राइंग सो हार्ड टू पंप द ब्लड टुवर्ड्स लंग्स, बट ऑलरेडी कंजेशन है, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उसकी वजह से धीरे 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 हार्ट फेल हो सकता है. सो हार्ट फेलियर हो रहा है, बट दैट इज ड्यू टू पल्मोनरी कॉज, तो उसको हम कॉर पल्मोनल बोलेंगे. ओके, फिर हमने ट्रिगरिंग फैक्टर्स देखे थे, बहुत सारे होंगे. एनवायरमेंटल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, मेडिकेशन, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर फैक्टर्स, फूड एडिटिव्स. आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो शायद पेशेंट जो होगा उसको किसी और चीज की ही होगी एलर्जी, तो जरूरी नहीं है कि इतना ही है, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है पेशेंट को. सो उसको अंदर ऐसा ही लिखा होगा कि पेशेंट ये इसके कांटेक्ट में आया और उसको एस्मा के रिएक्शंस हो गए, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके कांटेक्ट में आने से हुआ है, तो उसकी उसको एलर्जी हो. सो हम एजुकेशन में बोलेंगे कि जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर है आपको, उससे दूर रहो. फिर व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? સાયલેન્ટ જે કિસ્સાઓ છે એ અસ્થમાના સિવિયર ફોર્મ સાથે કનેક્ટ છે. એ સિવિયર રેસ્પિરેટરી ફેલિયર ડિટેક્ટ કરે છે અને જે લિક્વિડ બ્રોન્કોસ્પાઝમના લીધે થઈ શકે અને લાઈફ થ્રેટનિંગ સિચ્યુએશન. जब ब्रीथ साउंड, व्हीजिंग आ रहा है, कोई भी साउंड आ रहा है, एटलीस्ट एबनॉर्मल लंग साउंड आ रहा है, तब तक ठीक है, चलो. बट बंद हो गया है, साइलेंट ब्रीथ साउंड हो गया है, दैट इज नॉट गुड फॉर अस. इट इंडिकेट्स दैट एस्मा हैज बीन एक्सर्सर्बेटेड, बहुत वर्ष हो गया है, एंड इट कुड इंडिकेट कि अभी रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है. क्यों हो सकता है? बिकॉज ब्रोंकोस्पाज्म पूरा डिफ्यूज, मतलब कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, एंड इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. पेशेंट को बचाना होगा, वरना वो मर जाएगा. उसके हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे थे. देयर विल बी रेस्टलेसनेस, व्हीजिंग और क्रैकल्स. ब्रीथ साउंड्स या तो डिमिनिश होंगे या तो एब्सेंट होंगे. हाइपर रेजोनेंस, बहुत ज्यादा आवाज आएगी. एसेसरी मसल्स का यूज करके पेशेंट ब्रीथ करने का ट्राई करेगा, बहुत हार्ड ट्राई करेगा. टैकीपनिया होगा, हाइपरवेंटिलेशन होगा, बिकॉज पेशेंट इज ट्राइंग सो हार्ड, लाइक इतना ज्यादा खींच
हवा लेने की ट्राई कर रहा है, एक्सेलेशन बहुत लंबा हो जाएगा बिकॉज जो एयर ली गई है वो इजिली बाहर नहीं निकल पा रही है, टेकिपनिया होगा, पल्सिस पैराडॉक्सिस होगा, डायफोरेसिस, साइनोसिस होगा। व्हाट इज पल्सिस पैराडॉक्सिस? व्हाट इज पल्सिस पैराडॉक्सिस? मैं कभी कह रहा था मैं लक्ष्य हूँ, लखनऊ में भूल गए, गूगल इट। During What is inhalation, systolic BP decrease થશે. not pulse rate? Systolic blood pressure decreases. So during inhalation, the systolic blood pressure drops and it is usually more than 10 mm of Hg. So इतना याद रखोगे तो भी चलेगा कि inhalation के वक्त, inspiration के बाद systolic blood pressure drop होता है। ओके, फिर ऑक्सीजन SpO2 भी कम आएगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे तो उसके भी रिजल्ट्स कम आएंगे। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? एक्यूट एपिसोड हो तब हम इंटरवेंशन क्या करेंगे? मेन इंटरवेंशन दैट यू हैव टू रिमेंबर, टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए आपको। मेन ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं पूछ रही हूँ मैं, वाइटल्स, ऑक्सीजन देना वो सिम्टोमेटिक हो गया। ओके, विच ब्रोंकोडायलेटर? Buterol, first buterol आपकी પછી secondary આપણે problem Online students, tell me about the treatment of acute episode. आपको नींद में भी कोई पूछे तो आपको ये आना चाहिए, इट इज सो इम्पोर्टेंट। बोलो। Later. सीक्वेंस में फर्स्ट क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? Bronchodilator. विच ब्रोंकोडायलेटर? Short acting. कैसे Buterol. पता चलेगा? हाँ, शॉर्ट एक्टिंग है, ब्यूटेरॉल से पता चलेगा। देन सेकंड मेडिसिन? Anticholinergic. Tropium. यस, And एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे, ट्रोपियम से पता चल जाएगा। थर्ड ड्रग? corticosteroids. Solon. यस, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, सोलॉन, सोन, ओन, जो भी है उसके सफिक्स बहुत सारे हैं, बट लास्ट में ओ एन ही होता है तो उससे हमें पता चल जाएगा। सो ये तीन ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम ऑक्सीजन देंगे, SpO2 मॉनिटर करेंगे, वाइटल्स मॉनिटर करेंगे, देन पेशेंट को बोलेंगे, फैमिली मेंबर्स को बोलेंगे कि ट्रिगर से दूर रहो। इस बार तो हो गया, नेक्स्ट टाइम दूर रहना। वो सब, पीक फ्लो मीटर मॉनिटर करना है, पीक फ्लो मॉनिटर करना है। व्हाट इज पीक फ्लो? पीक फ्लो क्या है? पीक फ्लो मीटर क्या होता है? એક્સપિરેશન કરીને ઇન્ફ્લુએન્સી એને ખબર પડે છે કેટલું હમણાં સુધી ઇન્હેલેશન ટુ એક્સહેલેશન કરે છે આઈડિયલી 80 પોઈન્ટ सो जब पेशेंट को एस्मा होगा तो पीक फ्लो कैसा होगा? 80 से ज्यादा होगा या कम होगा? अगर हम 80 रख के चल रहे हैं कि पेशेंट का जब जब वो हेल्दी था तब 80 था, तो अब 70-60 होगा या 90-100 होगा? बट चलो, मैं बोल रही हूँ कि पेशेंट को एस्मा एपिसोड आ गया है, तब अब वो पीक फ्लो है वो 80 से ज्यादा होगा या कम होगा? जब वो हेल्दी था तब 80 था, तो अब ड्यूरिंग एस्मा एपिसोड वो ज्यादा होगा कि कम होगा? ઓછું હશે. श्योर? अदर स्टूडेंट्स? Yes, peak flow decrease થશે. डिक्रीज होगा बिकॉज जब वो हेल्दी था तब वो अच्छे से एक्सेल कर पा रहा था। अब ड्यू टू दैट ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे वो अच्छे से एक्सेल नहीं कर पाएगा, तो पीक फ्लो अगर सबका 80 नहीं होता है, 80 अप्रोक्सीमेट रख के चल रहे हैं कि आइडियली एवरेज हम देखने जाए तो 80 होगा। सो 80 से कम हो जाएगा तब उसको पता चल जाएगा, चलो वो ट्रिगर के कोई एलर्जन के कांटेक्ट में आया है, अभी उसको रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ, बट फिर भी अगर वो पेशेंट रिएक्शन चलो 5-6 घंटे बाद होगा, बट 1 घंटे बाद उसने चेक किया पीक फ्लो कम हो गया, मतलब वो श्योर तो हो गया कि 5 घंटे बाद भी रिएक्शन तो होगा। सो उतना वेट क्यों करना है, इमीडिएटली मेडिसिन ले लो तो एक्यूट एज्मा एपिसोड आए ही नहीं। सो इसीलिए पीक फ्लो मीटर सारे एज्मा पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे ऑलवेज हैव टू कैरी दैट पीक फ्लो मीटर पेन, उनको कैरी करके रखनी पड़ती है। फिर हमने नर्सिंग इंटरवेंशन सीखी थी, पेशेंट को सीटिंग मतलब फाउलर्स पोजीशन दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, पेशेंट को एंजाइटी कम करनी है, जितना पेशेंट एंशियस हो जाएगा सांस लेने में और दिक्कत होगी, इसीलिए पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे,
अगर स्पुटम निकल रहा है तो स्पुटम कैसा है वो हम देखेंगे, कैसा स्पुटम निकल रहा है। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे टू रिलैक्स द स्मूथ मसल्स, एंड आईवी फ्लूइड देंगे। लंग साउंड जब भी ट्रीटमेंट चालू है, बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर चेक करेंगे। अगर लंग साउंड बंद हो गए तो मतलब प्रॉब्लम है, इंप्रूव हो रहा है तो इट मीन्स ये हमारी ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, सो वो चेक करना है। फिर हमने देखा क्लाइंट एजुकेशन। पेशेंट को डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज्मा कैसा है। बहुत सारी एज्मा के इनहेलर्स है, लाइक हमने बहुत सारे देखे। सारी मेडिकेशन पेशेंट को लेने की जरूरत नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी पेशेंट एक या दो या तीन, जितना पेशेंट को प्रॉब्लम होगा उतना इनहेलर लेता होगा, दिन में एक बार दो बार, मतलब इट डिपेंड्स। सबके लिए सेम नहीं होता ट्रीटमेंट की घर पे इतना, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, सिम्टम, सीवियरिटी। फिर पेशेंट को बोलना है कि कौन से ट्रिगर्स है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो अवॉइड करना है। जब भी आप कुछ ट्रिगर्स या एक्टिविटी करते हो, पर स्लिप ब्रीथिंग करना है। पर स्लिप ब्रीथिंग मतलब नोज से इनहेलेशन, माउथ ओपन करके एक्सेल करना है। मेडिकेशन घर पे कैसे लेनी है, इनहेलर्स कैसे यूज करने हैं, पीक फ्लो मीटर कैसे यूज करना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर यूज कर रहे हो तो स्पेसर खास होना चाहिए टू प्रिवेंट द ओरल कैंडिडियासिस, थ्रश, फंगल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। एंड वो स्पेसर भी वॉश करना है, मेडिकल ब्रेसलेट पहन के रखना है। एक्यूट एज्मा एपिसोड आए तब क्या करना है, तो वो भी, उसका भी पूरा प्लान बना देना है डॉक्टर से मिलकर। वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट दैट प्लान और कंसल्ट विद पीएचसीपी एंड मेक अ प्लान। हम प्लान नहीं सिखाएंगे पेशेंट को, सिखाएगा डॉक्टर, बट हमें पेशेंट को बोलना होगा दैट यू हैव टू मेक अ प्लान विद पीएचसीपी, और जो आपको पूरा प्लान रेडी करके देंगे कि जब एक्यूट एपिसोड आता है तब क्या करना है। तो ये सब हम पेशेंट को सिखाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. Okay, so let's take a short break of 10 minutes. Tell me about COPD. What do you know about COPD? Online students, I'm asking something. One type of chronic disease છે જેમાં bronchialsમાં constriction થઈ જશે, obstruction થશે એફ્લોમાં. ओके ओके, सीओपीडी क्रोनिक कंडीशन है जिसमें एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। नाम सुन के ये हमें पता चलता है, बट इसमें दो कंडीशन होती है जिसकी वजह से कंबाइनली हम उसको सीओपीडी बोलते हैं। विच टू कंडीशंस आर प्रेजेंट इन सीओपीडी? एनी आइडिया? किसी को पता है? Bronchitis. ओके, ब्रोंकाइटिस तो पता चल गया, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। नाउ टेल मी व्हाट इज एम्फाइसेमा? व्हाट डू यू मीन बाय एम्फाइसेमा? एल्वियोलार डैमेज जैसे। ओके, एम्फाइसेमा इज एन एल्वियोलार डिसऑर्डर जिसमें एल्वियोलाई डैमेज हो जाती है। तो क्या होगा? ડેમેજ થશે તો ઇન્ફ્લામેટરી રિએક્શન થશે તો ઇન્ફ્લામ થઈ જશે એલ્વુલાઈ. नो, it is an alveolar disorder in which alveoli elasticity gets lost. उसकी जो इलास्टिसिटी है वो चली जाती है। सोचो आप रबर बैंड लेके आए हो, नया है, अब वो पुराना हो गया, उसकी इलास्टिसिटी चली गई है, तो वो छोटा होगा कि बड़ा रहेगा? नया रबर बैंड था, अब उसकी इलास्टिसिटी चली गई है, तो वो बड़ा मतलब होगा कि छोटा होगा? छोटा ही रहेगा ना, इलास्टिक चली गई। एक रबर बैंड है आपके पास जो अब इलास्टिक नहीं रहा है, तो फिर वो इंजीनियर्स को पता होगा रबर बैंड पुराना हो जाता है तो वो क्या प्रॉब्लम आता है, वो टाइट हो जाता है या लूज हो जाता है? लूज हो जाता है। થઈ लूज हो જશે, जाता ટાઈટ है। નહીં થઈ શકते. हाँ, सो टाइट नहीं होता है, इट गेट लूज। सो जस्ट लाइक इट हैपेंस विद द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जब तक इलास्टिक है तब तक एक्सेलेशन के वक्त कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, फिर रिलैक्स होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, रिलैक्स होगी, बट उसकी इलास्टिसिटी अब चली गई है। तो अब
जो प्रॉपर कंस्ट्रिक्शन होना चाहिए वो होगा नहीं, वो लूज होके डायलेटेड ही रहेगी, बड़ी ही रहेगी। सोचो जब एल्वियोलाई लूज हो जाएगी, वो बंद नहीं होगी, ऐसे कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी, तो अंदर से एयर निकल पाएगी? नो, एयर विल नॉट कम आउट फ्रॉम द लंग्स। सो इसमें एक अलग फीचर है, बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा, चेस्ट ऐसे फुली हुई देखने को मिलेगी सीओपीडी वाले पेशेंट में। क्यों? ड्यू टू दिस एम्फाइसेमा, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ एल्वियोलाई इन विच द एल्वियोलाइज इलास्टिसिटी गेट लॉस्ट एंड वो डायलेटेड ही रहती है, वो कंस्ट्रिक्ट नहीं हो पाती, लूज हो जाती है। सो लेट्स स्टडी अबाउट सीओपीडी। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, सीओएलडी, और एज क्रोनिक एयरफ्लो लिमिटेशन, दोनों नाम है उसके। Chronic obstructive pulmonary disease is a disease state characterized by airflow obstruction. नाम से ही पता चल रहा है कि सीओपीडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। सो इसमें दो कंडीशन देखने को मिलती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस एंड एम्फाइसीमा। दिस आर द प्रोग्रेसिव लंग डिजीज दैट फॉल अंडर द जनरल कैटेगरी ऑफ सीओपीडी। ये एक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है, मतलब धीरे धीरे वो खराब ही होता जाएगा, धीरे धीरे इंप्रूव नहीं होगा, एंड ये दोनों कंडीशन सीओपीडी में होती है। Chronic bronchitis is a condition in which the bronchial tubes become inflamed and excessive mucus production occurs as a result of irritant or injury. Bronchitis हमें पता है कि वो एक bronchial tube की condition है जिसमें inflammation हो जाएगा तो excessive mucus production होगा, obstruction होगा, spasm होंगे, narrowing हो जाएगा, so ये सारी चीजें होगी due to injury or irritant. Emphysema is a condition in which the air sacs मतलब ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई की बात हो रही है, बराबर। सो एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज्ड एंड एनलार्ज, बिकॉज उसकी इलास्टिसिटी चली गई है, तो वो डैमेज हो गए हैं एंड वो अब एनलार्ज ही रहेंगे, वो कॉइल छोटे नहीं हो पाएंगे, रिजल्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशन एंड ब्रीथलेसनेस। अब वो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब बड़े बड़े हैं, वो कॉइल छोटे हो ही नहीं रहे हैं, इलास्टिसिटी की वजह से चली गई है, उसकी वजह से, तो वो हाइपर इन्फ्लेशन होगा, बड़े बड़े होंगे, फुले हुए होंगे, एंड ब्रीथलेसनेस होगी, मतलब पेशेंट जब तक अंदर का CO2 बाहर नहीं आता, बाहर का ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा, तो CO2 खाली ही नहीं हो पा रहा है बिकॉज वो ऑलरेडी हाइपर इन्फ्लेटेड है, तो पेशेंट को ब्रीथलेसनेस होगी, नया ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा अंदर। That progressive airflow limitation occur associated with abnormal inflammatory response of the lungs that is not completely reversible. फिर धीरे 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 वो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता रहेगा, ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा, एंड एबनॉर्मल इंफ्लामेटरी रिएक्शन लंग्स में चालू रहेंगे जो हम कंप्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते। मेडिसिन लेके पेशेंट को रेमिशन पीरियड में रख सकते हैं, बट वी कैन नॉट क्योर सीओपीडी, इट इज नॉट क्योरेबल। सीओपीडी क्रोनिक कंडीशन है, वो क्योर नहीं हो पाएगी, मेडिसिन पेशेंट रेगुलरली लेगा तो रेमिशन पीरियड में रहेगा। एक्सर्सर्वेशन पीरियड में आ जाता है तो पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, आपने देखे होंगे हॉस्पिटल में सीओपीडी वाले पेशेंट। सो हम कंप्लीटली उसको रिवर्स नहीं कर सकते, सिर्फ उसको स्टेबिलाइज कर सकते हैं। COPD leads to pulmonary insufficiency, pulmonary hypertension, which leads to cor pulmonale. COPD की वजह से pulmonary insufficiency होगा because ऑक्सीजन अच्छे से आ ही नहीं पाएगा। So अंदर की जो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स है, जो सर्कुलेटिंग वेसल्स है, वो कंस्ट्रिक्ट होगी, कि कंस्ट्रिक्ट होने से ज्यादा ब्लड फ्लो होता है, सो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। फिर हार्ट को ज्यादा लोड पड़ेगा टू सेंड द ब्लड, बिकॉज कंस्ट्रिक्टेड है तो उतने फोर्स से देना पड़ेगा कि ब्लड जा पाए, एंड उसकी वजह से धीरे धीरे राइट साइडेड ऑफ हार्ट भी फेल हो जाएगा, सो कॉर पल्मोनल हो सकता है। So this is an image. Okay, sir. Assessment finding है, फिर image होगा. So let's see the assessment finding. COPD में क्या sign and symptoms होंगे? Coughing होगा patient को, exertional dyspnea होगा. Exertional dyspnea मतलब ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी के પછી एक्सरसाइज जो करते हैं कितनी डिफिकल्टी। ओके, ड्यूरिंग एक्टिविटी भी होगा। हाँ, सो मेन है कि जब पेशेंट एक्टिविटी करेगा, कुछ नॉर्मल बैठा है तब तक तो वो अच्छे से धीरे 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 करके सांस ले रहा है, बट जब पेशेंट कुछ भी एक्टिविटी करता है उसको डिस्निया स्टार्ट हो जाएगा, व्हीजिंग होगा, क्रैकल्स होगा, स्पूटम प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा ड्यू टू दैट इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, बैरल चेस्ट, दिस इज अ क्लासिकल साइन। बैरल चेस्ट क्यों होता है? ड्यू टू एम्फाइसेमा। यू कैन सी द फिगर 51.4, ये पेशेंट की जो साइड में इमेज है, वो जो पेशेंट होता है ना, उसका आप डायमीटर लोगे ना तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ज्यादा आएगा कंपेयर टू ट्रांसवर्स। सो आगे एंड पीछे से चेस्ट ऐसे फुली हुई दिखेगी, साइड्स में से नैरो होगी, बट आगे पीछे से लंग्स ऐसे फुले हुए दिखेंगे, दिस इज अ बैरल चेस्ट।
सीओपीडी वाले पेशेंट आपको लाइव देखने को मिले तब देखना, उनकी चेस्ट ऐसे एक्सपांडेड लगेगी, जैसे पूरी फुली हुई हो, बहुत हेल्दी पर्सन वैसा दिखेगा। यूज ऑफ एसेसरी मसल्स फॉर ब्रीथिंग, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन बहुत लंबा चलेगा बिकॉज वो एयर इजीली निकल नहीं पा रही है, सो पेशेंट को बहुत एफर्ट से वो एक्सपीरेट करना पड़ेगा। ऑर्थोपनिया होगा मतलब तो उसको डिस्पिया नहीं बोलते, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग को। પેશન્ટ જ્યારે રિકમ્બન્ટ કે સુપાઇન પોઝિશનમાં હશે ત્યારે બેસીને ઊભા ડિફિકલ્ટી થાય ત્યારે, पेशेंट जब સિટિંગ पोजीशन અપરાઇટ પોઝિશનમાં। हमने ऐसे ही देखा कि एक्सर्शनल मतलब अचानक से पोजीशन चेंज करने की वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है पेशेंट को। साइनोसिस होगा, कैपिलरी रीफिलिंग टाइम भी डिलेड हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन अच्छे से आएगा ही नहीं, तो सप्लाई भी कम होगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, सो कैपिलरी रीफिलिंग टाइम डिलेड हो जाएगा। फिंगर क्लबिंग, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, नेल्स, जब बहुत टाइम से पेशेंट हाइपोक्सिक रहता है तो उसकी वजह से क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हो जाता है, नेल्स ऐसे गोल गोल हो जाते हैं। देन कार्डियक डिसरिथमियाज होगा, कंजेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन सीन ऑन चेस्ट एक्सरे। अगर सीओपीडी वाले पेशेंट का आप चेस्ट एक्सरे करोगे तो आपको दिखेगा कि कंजेशन हो गया है, हाइपर इन्फ्लेशन दिखेगा। यू कैन सी हियर, देखो नॉर्मल लंग है एंड बाजू में सीओपीडी वाला लंग है, तो नॉर्मल लंग्स एंड सीओपीडी लंग्स कितने डिफरेंट लग रहे हैं, कितना इन्फ्लेटेड लग रहा है, बहुत फुला हुआ लग रहा है। फिर नॉर्मल जो लंग्स है उसमें डायफ्राम का कर्वेचर देखो थोड़ा डोम शेप का है, एंड वो बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से डायफ्राम भी नीचे है, वो पूरा ऊपर नहीं जा पा रहा है, डोम शेप नहीं ले पा रहा है, फ्लैट डायफ्राम दिखेगा। सो दिस इज अ डिफरेंस। आप चेस्ट एक्सरे करोगे तो एक्सरे में ऐसा क्लियर नहीं दिखता, बट डॉक्टर्स को पता चलता है, वो दिख जाता है। ABG level indicates respiratory acidosis with or without compensation एंड हाइपोक्सेमिया। एबीजी करेंगे तो हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा बिकॉज CO2 बिल्डअप होता है, CO2 निकल नहीं पाता है लंग्स में से, एंड उसकी वजह से कंपेंसेटरी या अनकंपेंसेटरी एसिडोसिस होगा। हाइपोक्सेमिया भी होगा बिकॉज ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा। अनकंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इन COPD पेशेंट जनरली इंडिकेट्स एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ COPD। सीओपीडी में पेशेंट अगर मैनेज अच्छे से कर रहा है तो कंपेंसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, बट अगर वो अनकंपेंसेटेड हो गया है, आपने एबीजी एनालिसिस किया पेशेंट का एंड इट इज अनकंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो उसका मतलब कि पेशेंट का सीओपीडी वर्स्ट हो गया है, एक्सर्बेशन हो गया है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे तो भी सब कुछ लो आएगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में वाइटल कैपेसिटी लंग्स की कम हो जाएगी। सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, देयर इज नो क्योर फॉर सीओपीडी, सो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करनी पड़ेगी। सो वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे, ऑक्सीजन concentration, we will administer concentration of oxygen based on the ABG value and SpO2 by pulse oximetry as prescribed. Yes, this is something tricky, COPD में ये चीज याद रखना है। What is the normal SpO2? Okay, online students, what is the normal level of SpO2? नॉर्मल लेवल कितना होता है SpO2 का? We have studied this in vital signs. 99%। 100। More than 95%. So 95 to 100 होना चाहिए. This is ideal. COPD के लिए नॉर्मल वैल्यू अलग है. What is the normal value for COPD? अगर कोई हेल्दी पर्सन है उसमें अगर हम 94, 93 कंसिडर देखते हैं तो हम बोलते हैं कि माइल्ड हाइपोक्सिया हुआ है। बट अगर COPD अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी इंडिविजुअल, उसका SpO2 है 89, तो इसको हम बोलेंगे कि उसको हाइपोक्सिया हो गया है। COPD वाले पेशेंट में 89 है मतलब इट इज गुड और बैड? नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, यस। सो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन के अंदर लिखा है पेशेंट को सीओपीडी है एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन 89 है, तो डोंट गेट पैनिक 89 हो गया है ऑक्सीजन देना पड़ेगा, नो। फॉर सीओपीडी पेशेंट इट शुड बी बिटवीन 85 टू 90, उनका कभी भी ज्यादा नहीं जाएगा बिकॉज लंग्स हेल्दी नहीं है, 90 प्लस जा ही नहीं सकता। अगर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहा है, अभी इनिशियल स्टेजेस में है तो चलो ज्यादा भी होगा, बट
सीओपीडी के लिए 85 टू 90 नॉर्मल है, 85 है तो भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 84 होता है देन यू हैव टू गिव ऑक्सीजन। सो रिमेंबर दिस थिंग। सो क्वेश्चन में सीधा 89 या 85 देख के पैनिक होकर रॉन्ग आंसर सिलेक्ट मत कर देना, दूसरे ऑप्शन है वो देखना। ओके, देन पर्सन, ये जो सीओपीडी वाले पर्सन होते हैं उनको ऑक्सीजन ज्यादा प्रेशर से भी नहीं दे सकते, ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं दे सकते। क्यों? बिकॉज जितना ऑक्सीजन ज्यादा दोगे उतना CO2 ज्यादा बनेगा, CO2 निकल नहीं पाएगा, CO2 बिल्डअप होता रहेगा। एंड जो हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, हमारी बॉडी को नीड है ऑक्सीजन की इसीलिए लेते हैं। अगर आप बाहर से रेडीमेड उसको ऑक्सीजन दे दोगे तो उसकी जो ड्राइव है ऑक्सीजन लेने की वो खत्म हो जाएगी, वो ले नहीं पाएगा। सो सीओपीडी वाले पेशेंट को आपने देखा होगा, डॉक्टर्स दो द ऑक्सीजन सैचुरेशन इज लो, डॉक्टर ज्यादा नहीं देते हैं बिकॉज उसकी ड्राइव कम हो जाती है। सो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। पल्स ऑक्सीमेट्री हम मॉनिटर करेंगे, SpO2, देन प्रोवाइड रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट्स एंड CPT चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे सिक्रीशंस क्लियर करने के लिए, एंड अदर रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट्स देंगे, नैब है, ऑक्सीजन है, वो सब हम देंगे। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन अ डायफ्रामेटिक और एब्डोमिनल ब्रीथिंग टेक्निक्स। डायफ्रामेटिक और एब्डोमिनल ब्रीथिंग टेक्निक में क्या होता है, देखो उसमें लिखा है, नो इट इज नॉट मेंशन हियर। एब्डोमिनल ब्रीथिंग में नॉर्मली जब हम इनहेल करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, हमारा एब्डोमेन कैसा होता है, अंदर जाता है, राइट। बट पेशेंट को ऑपोजिट सिखाना है, पेशेंट को बोलना है कि एब्डोमिनल ब्रीथिंग में जब आप इनहेल करो तब एब्डोमेन बाहर आना चाहिए। सो एब्डोमेन बाहर होगा तो डायफ्राम ऊपर की तरफ रहेगा तो CO2 बिल्डअप नहीं होगा। सो ऑपोजिट करना है, जब एक्सेल करें तब एब्डोमेन अंदर जाना चाहिए। सो पूरा अंदर चला जाएगा तो सोचो लाइक डायफ्राम पर प्रेशर होगा, वो एयर निकल जाएगी। एंड इनहेल करें तब एब्डोमेन बाहर, तो डायफ्राम पूरा नीचे, सो मैक्सिमम एयर अंदर आ सके बाहर जा सके। तो पेशेंट को ऑपोजिट ब्रीथिंग टेक्निक सिखानी है। सीओपीडी वाले पेशेंट को बोलना है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग या तो एब्डोमिनल, सेम है, मतलब सेम है, सेम ही प्रोसेस है, उसके दो नाम है। सो वो कर सकता है पेशेंट। ट्राइपॉड पोजिशनिंग लेना है, ट्राइपॉड पोजिशनिंग मीन्स, ट्राइपॉड पोजिशनिंग मीन्स मतलब क्या, हैव यू एवर नोटिस, आप भाग के आते हो तो आप ऑक्सीजन ज्यादा लेने के लिए क्या, कौन से पोजीशन लेते हो, यू जस्ट बैंड इट, हम बैंड डाउन हो जाते हैं, तो उसको ट्राइपॉड पोजीशन बोलते हैं। वो स्टैंडिंग पोस्चर में ट्राइपॉड पोजीशन है, सिटिंग पोस्चर में भी ट्राइपॉड पोजीशन ली जाती है। लेट मी शो यू द फिगर। इसमें जो फर्स्ट फिगर है वो सिटिंग पोजीशन में ट्राइपॉड पोजीशन ली है, वो बैंड डाउन हो गई है, देखो फीमेल। एंड अगर हम खड़े खड़े आगे बैंड डाउन हो जाए तो वो स्टैंडिंग पोस्चर में ट्राइपॉड पोजीशन बोलेंगे, ये सिटिंग पोजीशन में ट्राइपॉड। सो इन शॉर्ट पेशेंट को ऐसे बैंड डाउन होना है कि जिससे इजी हो सके ब्रीथिंग। सो ये पोजीशन पेशेंट को लेने के लिए बोलना है। पर्स लिप ब्रीथिंग टेक्निक बोलना है, नोज से इनहेलेशन, माउथ से एक्सहेलेशन, which increases the airway pressure and keep the passages open, promoting maximum carbon dioxide expiration। so ये चीजें बहुत अच्छी है, सीओपीडी वाले पेशेंट को सिखानी होगी कि ऐसा करो। रिकॉर्ड द कलर, अमाउंट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्पूटम, इन्फ्लामेशन की वजह से स्पूटम प्रोडक्शन होगा। suction the client's lung if necessary to clear the airway and prevent the infection। ज्यादा अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, सिक्रीशन ज्यादा है तो सक्शनिंग करना होगा। वेट मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट का। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स टू मेंटेन न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंट डिज्निया, छोटी छोटी मील्स लेनी है पेशेंट को, लार्ज 3 लार्ज मील्स नहीं देनी है। प्रोवाइड हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट विद सप्लीमेंट्स। Then encourage fluid intake up to 3000 ml per day to keep secretions thin unless contraindicated। Yes, पेशेंट को फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है, दिन का 3 लीटर पानी पीना है, बट उसको ऑलरेडी कुछ और कंडीशन है, डॉक्टर ने कॉन्ट्राइंडिकेट किया है तो आप नहीं दे सकते। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो आपको बोलना है 3 लीटर पानी पियो जिससे सिक्रीशंस थिन हो एंड इजीली निकल पाए। प्लेस द क्लाइंट इन अ फाउलर्स पोजीशन एंड लीनिंग फॉरवर्ड टू एड द ब्रीथिंग। देखो सेकेंड पोजीशन जो है, सामने पिलो रख के ऐसे थोड़ा लीन फॉरवर्ड हुई है पेशेंट, सो दैट इज ऑल्सो गुड पोजिशन। फाउलर्स पोजिशन दी, हम कैसे बिठाएंगे पेशेंट को, एज ऑफ द बेड पर। इट इज रिटन हियर, सिटिंग ऑन द एज ऑफ अ बेड विथ आर्म्स फोल्डेड एंड प्लेस ऑन अ 2 or 3 पिलो पोजिशन ओवर अ नाइट स्टैंड। सो जो भी हम ऐसा कार्डियक टेबल बोलते हैं, कुछ भी टेबल पर ऐसे हाथ रख के थोड़ा लीन आगे झुकना है, बैंड डाउन नहीं होना है, सिर्फ आगे झुकना है। एंड ट्राइपॉड पोजीशन कैसी है, सिटिंग इन अ चेयर विद द फीट स्प्रेड, shoulder width apart, leaning forward with her elbow on the knees, arms and hands are relaxed। so
चेयर पर बैठना है, लेग्स वाइड करना है, कितने वाइड, शोल्डर की लेवल पर, शोल्डर से ज्यादा वाइड नहीं करना है, शोल्डर जहां पर है दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। पेशेंट को ऐसे एल्बो लेग्स पर रख के बैंड डाउन होना है, रिलैक्स होना है। सो उससे भी ऑक्सीजनेशन अच्छा होता है। खड़े खड़े भी पेशेंट ऐसे बैंड डाउन हो सकता है। खड़े खड़े कैसा होगा पेशेंट, स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा, लेग्स को खोलेगा कितना, शोल्डर के लेवल तक ही, एंड उसके दोनों हाथ नीज पर रख के बेंड डाउन होगा पेशेंट। सो दैट इज अ ट्राइपॉड स्टैंडिंग पोस्चर, ट्राइपॉड पोजीशन। सो दोनों ट्राइपॉड पोजीशन ही है। जब भी कोई पर्सन नेचुरली ट्राइपॉड पोजीशन ले, उसका मतलब भी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, इसीलिए उसने लिया। ओके, अनदर थिंग्स, अलाउ एक्टिविटी एज टॉलरेटेड, जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है उतनी एक्टिविटी करवानी है। इंक्लूड एक्सरसाइज कंडीशनिंग एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन टू प्रिवेंट मसल डीकंडीशनिंग, असेस फिजिकल लिमिटेशंस एंड डेवलप एन एक्टिविटी प्लान बेस्ड ऑन लिमिटेशन। यस, पेशेंट को जितना टॉलरेट कर सके उतनी एक्सरसाइज करवानी है। सो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। क्यों, पल्मोनरी फंक्शन के लिए भी जरूरी है, एंड मसल डीकंडीशनिंग ना हो जाए। पड़े पड़े ड्यू टू इमोबिलिटी मसल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, मसल एट्रोफी हो जाता है। सो वी डोंट वांट दैट मसल डीकंडीशनिंग हो, इसीलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज कंडीशनिंग जरूरी है टू प्रिवेंट द मसल डीकंडीशनिंग। एंड उसके फिजिकल लिमिटेशंस क्या है, पेशेंट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, वो ध्यान में रख के हमें एक्टिविटी प्लान बनाना होगा। Administer bronchodilators and other nebulizer treatment as prescribed and instruct the client in the use of oral and inhalant medication. Yes, patient को nab देंगे, bronchodilator देंगे, जो भी treatment है कैसे लेना है, oral and inhalant medications जो भी COPD की साल्ब्यूटामोल टैबलेट फॉर्म में भी आता है, नेब के भी फॉर्म में आता है, इनहेलर के फॉर्म में आता है। तो क्या है, कैसी टैबलेट प्रिस्क्राइब की है, क्या है, कैसे लेना है, वो सब हम सिखाएंगे पेशेंट को। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे फॉर एक्सर्सर्बेशन टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। म्यूकोलाइटिक्स देंगे टू थीन द सिक्रेशंस निकालने के लिए म्यूकोलाइटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स देंगे अगर इन्फेक्शन हो गया है तो। देन पेशेंट को क्या सिखाओगे आप, क्लाइंट एजुकेशन क्या दोगे, लेट्स सी बॉक्स 51.6 फॉर COPD। Adhere to the activity limitations, alternating rest periods with activities. Yes, पेशेंट को बोलना है एक्टिविटी लिमिटेशंस जो भी है आपकी, आप जितना कर सकते हो उतना ही करो, एक्सेस करने की जरूरत नहीं है वरना सांस फूल जाएगी, प्रॉब्लम होगा। सो एक्टिविटी लिमिटेशंस जो भी आपकी है वहां पर स्टिक रहो, एंड बीच बीच में रेस्ट भी करते रहो। अवॉइड ईटिंग गैस फॉर्मिंग फूड्स, स्पाइसी फूड्स एंड एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड फूड्स। बहुत ज्यादा गैस फॉर्मिंग फूड्स नहीं लेने हैं, स्पाइसी फूड, एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड फूड्स नहीं लेने हैं। अवॉइड, क्यों नहीं लेने हैं, you have to find out the rationale. Then avoid exposure to individuals with infection and avoid crowd. जिसको infection है उससे दूर रहो, crowds भी avoid करो। Avoid extremes in temperature. Extreme cold weather में नहीं जाना है, temperature के extremes avoid करने हैं। क्यों, find it out. Why? Patient has to avoid extremes in temperature. Avoid fireplaces, pet, feather pillow and other environmental allergens. सेम, सारे का रैशनल सेम है, हमने ऑलरेडी एस्मा में पढ़ा है। सो पेशेंट को फायर प्लेसेस में भी नहीं जाना है, पेट, फीदर्स, पीलो, एनवायरमेंटल एलर्जन सबसे दूर रहना है। क्यों, चलो अब तो लाइट होना चाहिए, सबके सेम रैशनल्स है। क्यों, ड्यू टू एलर्जन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन थશે। यस, ब्रोंकाइटिस है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा तो और कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो ये सब चीजें उसीलिए अवॉइड करनी है। अवॉइड पावरफुल ओडर्स, अगेन उससे भी एलर्जी हो सकती है। मीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, COPD वाले, TB वाले पेशेंट, HIV एड्स वाले पेशेंट, सब ऐसा लगेगा कि सूख गए हैं। सो पेशेंट को प्रॉपर कैलोरी प्रोटीन इंटेक लेना होगा। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए पेशेंट की। रिसीव इम्यूनाइजेशन एज रेकमेंडेड, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए इन्फ्लुएंजा की, जो न्यूमोनिया की सारी वैक्सीन अप टू डेट रहना है, लेनी है। recognize the sign and symptoms of respiratory infection and hypoxia. पेशेंट को सिखाना है, उसको भी पता चलना चाहिए कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, हाइपोक्सिया है, तो उसके भी साइन एंड सिम्टम्स उसको आइडेंटिफाई होने चाहिए। पेशेंट को बोलना है स्टॉप स्मोकिंग, यूज मेडिकेशंस एंड इनहेलर्स और नेबुलाइजर्स एज प्रिस्क्राइब। जो भी मेडिसिन है, इनहेलर्स है, नेबुलाइजर्स है, जो भी जैसे प्रिस्क्राइब किया है वो लेने के लिए पेशेंट को बोलना है। कैसे लेना है वो सब हम सिखाएंगे। ऑक्सीजन थेरेपी यूज करनी है जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है।
use a pursed lip breathing and diaphragmatic or abdominal breathing. When dusting, use a wet cloth. जब घर में डस्टिंग कर रहे हो तो वेट क्लोथ करो, बिकॉज डस्ट से भी सेम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो सकता है और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वेट क्लोथ से डस्टिंग कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट COPD. नेक्स्ट है न्यूमोनिया. न्यूमोनिया मतलब हमने अभी देखा था, आगे भी डिस्कस किया. व्हाट इज न्यूमोनिया? Yes, online students, what is pulmonary pneumonia? अब सर भी याद कर दो. Online students, what is pneumonia? Infection lungs. Infection of lungs. होगा क्या उसमें? अर्पिता मैम, होगा क्या उसमें? accumulation of mucus production ના લીધે bacteria growth થશે due to that infection. ओके, सो वो होगा. एंड समटाइम्स ड्यू टू इन्फेक्शन वहां पर म्यूकस प्रोडक्शन होगा. वो म्यूकस एक्चुअली क्या है? एक्सुडेट्स है. जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, WBC वहां पर आ जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे. सो जो एक्सुडेट्स है वो भी वहां पर अक्यूमुलेट हो जाएंगे न्यूमोनिया में. सो न्यूमोनिया में हम जो जनरली बोलते हैं पानी भर गया, इट इज नॉट एक्चुअली वाटर, बट इट इज एक्सुडेट म्यूकस, वो सब है. So it is an inflammation of pulmonary tissue, including the interstitial spaces, the alveoli and the bronchioles. वो inflammation हो गया है, infection हो गया है, तो उसकी वजह से म्यूकस सिक्रीशन हो गया है, एक्सुडेट सिक्रीशन हो रहा है, तो वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भी कलेक्ट हो सकता है, एल्वियोलाई में भी जा सकता है, समटाइम्स ब्रोंक्यूल्स तक भी आगे बढ़ जाएगा. The edema associated with inflammation stiffens the lungs, decreases the lung compliance and vital capacity, and causes the hypoxemia. Yes, due to this infection, inflammatory reaction होगा तो edema भी होगा. एडिमा की वजह से लंग स्टीफ हो जाएगा. सो जो नॉर्मल एक्सपांशन होना चाहिए वो सब नहीं हो पाएगा. सो अल्टीमेटली लंग की कंप्लायंस फंक्शन कम हो जाएगा एंड हाइपोक्सीमिया होगा. क्यों? बिकॉज ऑलरेडी वो डायलेट नहीं हो पा रहा है, एंड O2 को एब्जॉर्ब होने के लिए लेयर्स में बीच में तो म्यूकस है, तो फिर O2 एब्जॉर्प्शन होगा भी कैसे? परफ्यूजन होगा कैसे? सो ये सब प्रॉब्लम होता है. न्यूमोनिया कैन बी कम्युनिटी अक्वायर्ड और हॉस्पिटल अक्वायर्ड. समटाइम्स न्यूमोनिया हॉस्पिटल में से भी हो सकता है पेशेंट को. हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन भी है, HAI, एंड कम्युनिटी अक्वायर्ड भी है. हॉस्पिटल अक्वायर्ड में सबसे कॉमन क्या है? सबसे कॉमन कैसे होता है हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में सबसे कॉमनली कैसे होता है पेशेंट को? VAI सबसे कॉमन है. HAI में VAI सबसे कॉमन है. व्हाट इज VAI? Ventilator associated pneumonia. वेंटिलेटर वेब. इन्फेक्शन नहीं, VAP, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड न्यूमोनिया. I मतलब इन्फेक्शन, बट P that is pneumonia. So that is so common. Chest X-ray films shows the lobar or segmental consolidation or pulmonary infiltrates. अब न्यूमोनिया का आप चेस्ट एक्सरे देखोगे ना, तो आपको एक्सरे में क्या कंसोलिडेशन दिखेगा, मतलब व्हाइट व्हाइट पैचेस दिखेंगे जहां पर वो अक्यूमुलेशन हुआ है फ्लूइड का, म्यूकस का. सो वहां पर व्हाइट व्हाइट पैचेस दिखेंगे. सो लोबर मतलब कितने लोब्स अफेक्ट हुए? 5 लोब्स है, तो कौन सा लोब अफेक्ट हुआ है, या तो एक लोब में भी कौन सा सेगमेंट अफेक्ट हुआ है, सो हमें देखने को मिलेगा. यू कैन गूगल इट द इमेजेस, एक्सरे इमेजेस ऑफ न्यूमोनिया, आपको पता चलेगा कैसा दिखेगा. स्पूटम कल्चर आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म. यस, अगर पेशेंट का स्पूटम का कल्चर करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है न्यूमोनिया के लिए. WBC काउंट, प्रोकैल्सिटोनिन एंड इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट्स आर एलिवेटेड. यस, ये सब कुछ एलिवेट हो जाएगा ड्यूरिंग इन्फेक्शन. साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? न्यूमोनिया है तो न्यूमोनिया एक इन्फेक्शन है, तो फीवर होगा, WBC होगा, टेकिकार्डिया, WBC एलिवेशन होगा, टेकिकार्डिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ये सब तो होगा. अदर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी देख लेते हैं. सो चिल्स, फीवर होगा, एलिवेटेड टेम्परेचर, अदर वाइटल एब्नॉर्मलिटीज होंगे, प्लूरिटिक पेन होगा, पेशेंट को चेस्ट पेन, ऐसे प्लूरल पेन होता रहेगा, अंदर पेन हो रहा है ऐसा, चेस्ट पेन. माइल्जिया होगा. व्हाट इज माइल्जिया? व्हाट इज माइल्जिया? आर्थ्रोएल्जिया. जिया मतलब क्या? Pain. एल्जिया, पेन. माइल्जिया मतलब पेन इन Muscle.
मसल्स, आर्थ्रेल्जिया मतलब पेन इन जॉइंट। जॉइंट्स, यस। सो मायल्जिया होगा पेशेंट को मसल पेन, टेकिपनिया होगा, टेकिकार्डिया होगा, रोंकाई एंड विजिस होगा, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स फॉर ब्रीथिंग बिकॉज डिस्निया हो रहा है पेशेंट को। सो एसेसरी मसल्स का यूज करके आपने जो भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी वाले पेशेंट हो ना, आप उनको देखोगे, देख के ही पता चल रहा है कि ये कितने एफर्ट्स लगा रहा है ब्रीथ करने के लिए, एसेसरी मसल्स यूज कर रहा है। साइनोसिस होगा स्पेशली अराउंड द माउथ और कंजक्टिवा, पेशेंट को ऑक्सीडेटेड ब्लड सप्लाई कम हो गया है, सो माउथ एंड कंजक्टिवा के आसपास साइनोसिस हो जाएगा। मेंटल स्टेटस चेंजेस बिकॉज ब्रेन को भी ऑक्सीडेटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, स्पुटम प्रोडक्शन, हिमोप्टिसिस भी हो सकता है इन सीवियर केसेस, बाकी हिमोप्टिसिस कॉमन नहीं है। ओके, इंटरवेंशन क्या करेंगे न्यूमोनिया की, मेन ट्रीटमेंट क्या होगी, न्यूमोनिया इज क्योरेबल और नॉट, ऑनलाइन स्टूडेंट, इज न्यूमोनिया क्योरेबल और नॉट? क्योरेबल। यस इट इज क्योरेबल। सो मेन ट्रीटमेंट क्या होगी, किससे क्योर करोगे आप न्यूमोनिया को? एंटीबायोटिक्स सिम्टोमेटिक। एंटीबायोटिक, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक मेन ट्रीटमेंट हुई। जब तक एंटीबायोटिक नहीं दोगे वो ठीक नहीं होने वाला, बट साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देनी पड़ेगी। सो ऑक्सीजन देना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी स्टेटस मॉनिटर, असेसमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। वाइटल साइंस असेस करेंगे, मतलब उसमें टेम्परेचर, एसपीओ2 सब असेस करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू द नीड हम पेशेंट को सब एडमिनिस्टर करेंगे, ऑक्सीजन देंगे। मॉनिटर फॉर लेबर्ड रेस्पिरेशन, साइनोसिस, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, पेशेंट बहुत लेबर, बहुत दम लगाकर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत एफर्ट ले रहा है ब्रीथिंग करने के लिए, सो लेबर्ड रेस्पिरेशन है, साइनोसिस है या नहीं, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन होगी ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो, encourage coughing and deep breathing and use of incentive spirometer। उससे क्या होगा, सिक्रीशंस क्लियर होंगे। पेशेंट को जब सर्जरी के बाद न्यूमोनिया होने के रिस्क होते हैं, इसीलिए हम पेशेंट को ये करवाते हैं कि न्यूमोनिया ना हो, सो ये भी करने से बेनिफिट होगा। प्लेस द क्लाइंट इन अ सेमी फाउलर्स पोजीशन और फाउलर्स पोजीशन टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग एंड लंग एक्सपांशन। Change the client position frequently and ambulate as tolerated to mobilize the secretion। पेशेंट की पोजीशन बार बार चेंज करनी है, मोबिलाइज करवाना है, एम्पुलेशन करना है कि सिक्रेशन निकल पाए। साथ में पेशेंट को सीपीटी देंगे, चेस्ट फिजियोथेरापी। परफॉर्म नेजोट्रेकियल सक्शनिंग इफ द क्लाइंट इज अनएबल टू क्लियर सक्शनिंग। आपने सीपीटी दिया, नैप दे दिया, ऑलवेज सीपीटी देने से पहले नैप देना होता है, तो फिर हम सीपीटी देंगे तो इजीली फटाफट सिक्रेशन बाहर आ जाए एंड फिर पेशेंट एक्सपेक्टोरेट करके निकाल दे। बट पेशेंट नहीं निकाल पा रहा है तो फिर हमें सक्शनिंग करना होगा। पल्स ऑक्सीमेट्री मतलब एसपीओ2 चेक करेंगे, स्पुटम अगर निकल रहा है, पेशेंट एक्सपेक्टोरेट कर रहा है, तो कलर, कंसिस्टेंसी, अमाउंट हम मॉनिटर करेंगे। पेशेंट को अच्छा खाना, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देंगे, स्मॉल छोटी छोटी मील्स देंगे, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। देन फ्लूइड एटलीस्ट 3 लीटर पर डे लेना चाहिए अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो, बिकॉज सिक्रेशंस इजीली थीन होके निकल सकते हैं। बैलेंस करवाना है रेस्ट एंड एक्टिविटी में, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली रेस्ट करें या ज्यादा एक्टिविटी करें। इंक्रीजिंग एक्टिविटी ग्रेजुअली, धीरे धीरे एक्टिविटीज को बढ़ाना है। एंटीबायोटिक्स देंगे, मेन ट्रीटमेंट फॉर न्यूमोनिया। देन एंटीपायरेटिक्स, फीवर होगा इन्फेक्शन की वजह से तो एंटीपायरेटिक्स, ब्रोंकोडाइलेटर्स, cough suppressants, mucolytic agents to secrete to remove the mucus and expectorant भी दे सकते हैं। Prevent the spread of infection by hand washing and proper disposal of secretion। इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए वो ध्यान रखेंगे, बिकॉज ड्रॉपलेट बॉर्न प्रिकॉशंस हमें रखना पड़ता है। सो प्रॉपर जो सिक्रीशन है उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है एंड प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है, नहीं तो आप दूसरे को इन्फेक्ट करोगे या खुद को इन्फेक्ट कर लोगे। सो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे इंटरवेंशंस में। अब पेशेंट को क्या सिखाएंगे, क्लाइंट एजुकेशन क्या देंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड इनटेक। पेशेंट को रेस्ट करने के लिए समझाओगे, न्यूट्रिशन अच्छा लेने के लिए बोलोगे, फ्लूइड इनटेक बढ़ाने के लिए। टू अवॉइड चिलिंग एंड एक्सपोजर टू इंडिविजुअल्स विथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और वायरसेस। पेशेंट को बोलना है एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में ना ले, मतलब चिलिंग अवॉइड करे, एंड जिसको इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वायरसेस से या किसी से भी, उससे दूर रहे। अवॉइड स्मोक एक्सपोजर, स्मोकिंग नहीं करना है, या कोई भी स्मोक, फैक्ट्री स्मोक, कोई भी स्मोक है, एनवायरमेंटल स्मोक, उससे भी दूर रहना है। रिगार्डिंग मेडिकेशंस एंड यूज ऑफ इनहेलेंट्स एज प्रिस्क्राइब, पेशेंट को एजुकेशन दोगे आप मेडिकेशंस के बारे में, जो भी घर पे मेडिसिन लेनी है, इनहेलर, नैब कैसे लेना है,
वो सब आप सिखाओगे पेशेंट को। नोट टू नोटिफाई द पीएचसीपी इफ चील, फीवर, डिस्निया, हिमोप्टिसिस और इंक्रीज फटीग अगर। पेशेंट को सिखाना है कि वो पीएचसीपी को नोटिफाई करे जब उसको ठंड लगे, चील्स, फीवर हो, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो, हिमोप्टिसिस हो रहा हो या फटीग हो रहा हो, फटीग बढ़ गया हो। And to receive pneumococcal vaccine as recommended by PHCP। रेगुलरली pneumococcal वैक्सीन लेनी चाहिए, जो हमने चैप्टर 19 में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा देख लिया था। This is the really important point for you to remember. Teach the client with that using a proper hand washing techniques, disposing of respiratory secretions properly, and receiving vaccines will assist in preventing the spread of infection। पेशेंट को ये सिखाना बहुत जरूरी है, हैंड वॉशिंग प्रॉपर करनी है। अगर घर पे भी उसके जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस है, स्पूटम है, तो कहीं पर भी जहां ऐसे कहीं पे भी वो नहीं थूक सकता, स्पीट आउट नहीं कर सकता, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है। एंड वैक्सीनेशन प्रॉपरली लेना है, घर पे भी जो दूसरे मेंबर्स है वो भी लेंगे तो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। सो वी कैन स्टॉप और प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय ऑल दिस मेजर्स। और ये पेशेंट को सिखाना बहुत जरूरी है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, so that is all about pneumonia. Next condition is SARS, severe acute respiratory syndrome, SARS। what is SARS? नेम को ब्रेक डाउन करो, मीनिंग पता चल जाएगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिंड्रोम है मतलब देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स। फिर सीवियर है मतलब माइल्ड नहीं है, एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशन है मतलब इट डेवलप्स एक्यूट है मतलब इट डेवलप्स सडनली। ओके, इट इज नॉट क्रोनिक। सो हील सडनली मतलब हील भी हो सकती है कि नहीं हो सकती, एक्यूट है तो થઈ શકે। यस, एक्यूट कंडीशन है, इट इज नॉट क्रोनिक कंडीशन, सो हील भी हो जाएगी, बट जब भी होगी तब वो सीवियर होगी। सो इट इज अ रेस्पिरेटरी कंडीशन in which there are so many symptoms and it develops suddenly, and it is also curable but with a severe form, so that is called as SARS। SARS इसका ही नाम है। आपने देखा होगा SARS CoV, SARS कोविड बहुत सुना होगा, ड्यूरिंग कोविड SARS CoV-2 ऐसा सुना होगा। सो SARS क्या है? It is a respiratory illness caused by coronavirus called SARS associated coronavirus। Okay, let me clear. Okay, I will give you one assignment tomorrow। ये मैं क्लियर नहीं करूंगी, आपको क्लियर करना है। दूसरी कंडीशन, इसमें हमने देखा कि SARS एक ऐसी रेस्पिरेटरी इलनेस है, बीमारी है जो कोरोना वायरस से होती है, तो उसको हम बोलेंगे SARS associated कोरोना वायरस, बराबर। देन अनदर कंडीशन है COVID-19, नेक्स्ट कंडीशन, उसमें SARS CoV-2 लिखा है। सो व्हाई बोथ कंडीशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? नेक्स्ट कंडीशन की फर्स्ट लाइन देखो, SARS CoV-2 लिखा है और ये भी SARS एसोसिएटेड कोरोना वायरस है, ये भी कोरोना वायरस की वजह से होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन COVID-19 एंड SARS? अभी जब 2019-20 में जब ये आउटब्रेक हुआ था, COVID-19 का स्प्रेड हुआ था, तब आपने बहुत जगह पर पढ़ा होगा इंस्टेड ऑफ COVID-19 लिखा होता है SARS CoV-2, हाउ टू प्रिवेंट SARS CoV-2, तो उसको SARS CoV-2 भी बोलते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SARS एंड SARS CoV-2? ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, लेट्स स्टडी अबाउट द SARS। द सिंड्रोम बिगिंस विद, अब सिंड्रोम में होगा क्या? फीवर होगा, ओवरऑल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, बॉडी एक होगा, माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे। फिर आफ्टर ये स्टार्टिंग, ऐसा स्टार्टिंग होता है, इनिशियली स्टार्ट कैसे होता है? फीवर होता है, फिर डिस्कम्फर्ट फील होगा, जनरल डिस्कम्फर्ट, बॉडी एक स्टार्ट हो जाएगा, माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आएंगे। फिर धीरे धीरे 2 से 7 दिन बाद अब ड्राई कॉफिंग स्टार्ट हो जाएगा, डिस्निया स्टार्ट हो जाएगा। देन वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, सीवियर फॉर्म लेता जाएगा, एंड this infection is spread by close person to person contact or by direct contact with infectious material, respiratory secretions and from the infected persons, or contact with objects contaminated with infectious droplets। okay, इतनी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। SARS, that is also kind of COVID-19, कैसे स्प्रेड होगा? डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट में, एंड एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लेने हैं, बिकॉज
वो पर्सन की जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हवा में जाएगी, कोई पर्सन और इनहेल करेगा तो उसको भी हो जाएगा। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं सार्स को? प्रिवेंशन इंक्लूड्स अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद दोज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग सार्स। जिसको ऑलरेडी सार्स है, सस्पेक्शन है, हमें डाउट है कि इसको सार्स है, तो उससे दूर रहो। अवॉइडिंग ट्रैवल टू कंट्रीज वेयर एन आउटब्रेक ऑफ सार्स एग्जिस्ट। जहां पर सार्स है, जहां पर उसके सिम्टम्स है, वहां पर ट्रैवल ही मत करो तो नहीं होगा। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विद क्राउड्स इन द एरिया वेयर सार्स एग्जिस्ट। जहां पर सार्स है, जिस एरिया में ज्यादा है, वहां पर क्राउड्स में, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाओ। तो आपको ऐसा लग रहा होगा इट इज सिमिलर टू कोविड। एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग इन द एरिया वेयर द सार्स एग्जिस्ट। प्रॉपर हैंड वॉशिंग से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इतना ही है। राइट नाउ सार्स इज नॉट प्रिवेलेंट, अभी इतना ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, सो बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं। बट एक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सीवियर सिम्टम्स होंगे रेस्पिरेटरी इलनेस के, धीरे 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 सीवियर होते जाएंगे। Okay, now let's study about COVID-19, जो आपको पता है, कोरोना वायरस, everyone knows. So coronavirus क्या है? It is SARS-CoV-2. Is the coronavirus that causes COVID-19. उसका 19 डिजीज क्यों है? Because 2019 में हुआ था इसीलिए. So कोरोना वायरस की वजह से COVID-19 डिजीज होता है. And SARS-CoV-2 वो एक कोरोना वायरस है जिसकी वजह से होगा COVID-19. Older adults and people who have severe underlying medical conditions such as heart or lung or diabetes are at higher risk for developing more serious complications from COVID-19. COVID-19 सबको हो सकता है, but जिसको already कुछ medical condition है, like heart की बीमारी है, lungs की बीमारी है, diabetes है, उनको complications थोड़े ज्यादा severe होंगे। सिम्टम्स कैसे होंगे COVID-19 में? कोई मुझे बताएगा सिम्टम्स कौन से थे COVID-19 में? ओके, फीवर, देन coughing, breathlessness, discomfort, restlessness होगा, dyspnea, muscle pain. Online students will speak now. सबसे कॉमन, बहुत कॉमन था, सब लोग बोलते थे कि अगर ये है तो COVID-19 हुआ होगा, टेस्ट करवा के देखो। Loss of taste and smell. Loss of taste and smell, yes. बाकी सारे respiratory symptoms same है. So people with COVID-19 have a wide range of symptoms reported. अब तक हमने देखा सब पेशेंट को सेम सिम्टम्स नहीं हो रहे थे, बहुत सारे अलग अलग वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स दिख रहे थे। सो हमने सिर्फ एक कॉमन सिम्टम्स निकाल के रखे हैं, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस, बिकॉज वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स है, सबको अलग अलग देखने को मिल रहे थे, हमने रिपोर्ट किए थे ऐसे, रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड सिम्टम्स टू सीवियर इलनेस. Symptoms may appear 2 to 14 days after exposure of virus. Symptoms can include the following. इसीलिए 14 days का क्वारंटाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इंक्यूबेशन पीरियड इतना था 2 to 14 days. So symptoms इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ही दिखता है फर्स्ट सिम्टम. So it takes 2 to 14 days after exposure to virus. वायरस के जब आप कांटेक्ट में आओ उसके 2 से 14 दिन बाद आपको सिम्टम्स दिख सकते हैं. एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? फीवर और चिल्स होगा, कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा, फटीग होगा, मसल और बॉडी पेन होगा, माइल्जिया होगा, बॉडी एक होगा, हेड एक होगा, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल. लॉस ऑफ टेस्ट को हम बोलेंगे एज्यूसिया एंड लॉस ऑफ स्मेल को हम बोलेंगे एनोस्मिया. सो दिस आर द टर्मिनोलॉजीज. सोर थ्रोट हो सकता है, कंजेशन और रनी नोज, राइनोरिया होता था, या तो कंजेशन हो जाएगा, नोजिया या वॉमिटिंग, डायरिया होगा. Emergency care should be sought if a person is having difficulty breathing, experiences persistent pain or pressure in the chest, if the person experiences new confusion and is unable to stay awake, or if cyanosis develop. यहाँ तक symptoms है तो कोई बात नहीं, COVID-19 is not fatal, जानलेवा नहीं था, बट उसके सिम्टम्स वर्स हो गए. ये जब सिम्टम्स दिखे, सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, पेशेंट को persistent continuously chest pain हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है चेस्ट में, एंड पर्सन को न्यू कंफ्यूजन डेवलप हो गई है, मतलब ब्रेन तक भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, पेशेंट उठ नहीं पा रहा है, अवेक नहीं रह पा रहा है, एंड साइनोसिस डेवलप हो रहा है. दिस इज नॉट गुड. देन द पर्सन हैज टू सॉर्ट और टेक एन इमरजेंसी केयर. उसके पहले अगर है तो कोई बात नहीं, बिकॉज आपने देखा होगा COVID-19 लॉकडाउन के वक्त कोई, कितने भी पेशेंट ऐसे थे कि जिनको सिम्टम्स थे बट दे हैव नॉट डन एनीथिंग, दे डू नॉट गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, बट वो ठीक भी हो गया. माइल्ड सिम्टम्स है तो वो ठीक हो सकता है, बट वो सीवियर हो जाएंगी तो फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा एंड पेशेंट को इमरजेंसी केयर लेनी पड़ेगी. नेक्स्ट, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन.
COVID-19 ट्रांसमिट कैसे होता है, स्प्रेड कैसे होता है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? टेल मी हाउ द ट्रांसमिशन विल अकर, विच प्रिकॉशंस यू विल टेक फॉर COVID-19? कॉन्टैक्ट, एंटेरिक, ड्रॉपलेट या एयरबोर्न, कौन सा प्रिकॉशन लोगे COVID-19 में? ऑनलाइन स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट, एंटेरिक, ड्रॉपलेट क्या एयरबोर्न? एयरबॉर्न। श्योर? यस। For COVID-19 we have to take airborne precautions. Airborne precautions लेने होते हैं बिकॉज वो ड्रॉपलेट्स खुली एयर में फैल रहे होंगे तो पेशेंट को, दूसरे पेशेंट को हो सकते हैं. सो बुक में जो भी लिखा है, कॉन्टैक्ट लिखा है, ड्रॉपलेट लिखा है, डोंट रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स. फॉर COVID-19 वी हैव टू टेक एयरबोर्न प्रिकॉशंस, ये ही याद रखना है. अंडरस्टैंड? सो COVID-19 may be spread by people who are not showing symptoms. Yes, जरूरी नहीं है कि जिसको सिम्टम्स है वो ही कोविड स्प्रेड कर सकता है. कैरियर स्टेट, उसको अंदर है इन्फेक्शन, वायरस है, बट सिम्टम नहीं दिख रहा है तो वो भी दूसरों को स्प्रेड कर सकता है. सो जरूरी है कि जो सिम्टम्स दिखाए वो ही स्प्रेड कर सके. ट्रांसमिशन इज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड वाया कॉन्टेक्ट विद द वायरस वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ इन्फेक्टेड पर्सन कॉफ, स्नीज एंड टॉक्स. जब इन्फेक्टेड पर्सन खांसी खाता है, स्नीज करता है, बात करता है, तो उसके जो वायरस है वो अब हवा में है, तो उसके डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से भी हो सकता है. एंड एयरबोर्न प्रिकॉशंस इन शॉर्ट हमें लेने हैं. These droplets can land in the mouth or noses of people who are nearby or possibly be inhaled to the lungs. अब नजदीक के कोई भी पर्सन होंगे तो ये ड्रॉपलेट हवा में फ्लोट होके दूसरे पर्सन के माउथ या नोज पर लैंड कर जाएगी, या तो सीधा लंग्स में भी इनहेल किया जा सकता है. ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस एंड पॉसिबली कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस आर आल्सो नेसेसरी. सो जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है, ऑब्वियसली एयरबोर्न प्रिकॉशन ले रहे हैं तो छूने की तो बात ही नहीं है, तो कॉन्टेक्ट ड्रॉपलेट तो होगा ही, बट मेनली एयरबोर्न प्रिकॉशंस लेना है. सो N95 मास्क कंपलसरी होगा. नाउ हाउ टू प्रिवेंट इट. चलो, आपने बहुत सुना होगा ड्यूरिंग COVID-19 किसी को भी कॉल करो, पहले वो प्रिवेंशन मेजर्स पहले बोलते थे. व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? चलो बोलो, देखे बिना. डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग कितना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मास्क, જે હોસ્પિટલમાં વિયર કરી રાખવાનું. ओके. देन मेंटेन રાખવાનું. क्या मेंटेन? हाइजीन, हैंड वॉशिंग, Okay, hand washing, hand sanitizing, 6 feet social distancing, then मास्क पहनना होगा. ओके. સ્નીઝિંગ કે એવું કંઈ કરીએ તો એલ્બો પર કરવાનું કે જેનાથી ડ્રોપલેટ એરમાં ના જાય. ओके. फिर ऐसा बोलते थे भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाए. यस. क्राउडेड क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करना है, या गैदरिंग नहीं होने देना है ज्यादा लोगों का. फिर मेन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो कोई भी डिजीज का? कोई भी डिजीज प्रिवेंट करना हो तो मेन क्या करेंगे? प्रिवेंशन, प्रोफाइलेक्टिक मेजर, वैक्सीन. वैक्सीन लेने से वो प्रिवेंट होगा. सो प्रिवेंशन इंक्लूड्स अवॉइडिंग क्राउड्स, मेंटेनिंग 6 feet social distancing, especially from sick people, hand washing, the use of hand sanitizer, wearing mask, coughing and sneezing into the elbow, keeping hands away from face. फेस को भी नहीं छूना है, ये हमने मिस आउट कर दिया. बार बार फेस को टच नहीं करना है. एंड कीपिंग द फ्रीक्वेंटली टच सरफेस क्लीन एंड सैनिटाइज डेली, सब कुछ सैनिटाइज करना पड़ेगा. देन पीपी किट वियर करना है. टेम्परेचर गन यूज करते थे, नजदीक से टेम्परेचर नहीं लेते थे. सो ये सारे प्रिवेंशन हो गए. प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट मे बी recommended for those exposed to coronavirus and may include selected vitamins and minerals, antiviral medications and immune system booster supplements. Yes, जिसको लाइक हमें लगता है, आपने देखा होगा कि कोई पर्सन उस वक्त COVID-19 के वक्त कहीं से बाहर से ट्रैवल करके आता था तो उसको घर नहीं भेजते थे, एयरपोर्ट से ही डायरेक्टली उसको क्वारंटाइन कर देते थे. तो क्वारंटाइन पीरियड में उसको ट्रीटमेंट भी दी जाती थी, अगर हो गया है इन्फेक्टेड तो अभी ठीक हो जाए. सो प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ही हम दे देते थे. और उसमें होगा क्या?
कुछ अच्छे विटामिन एंड मिनरल्स देंगे कि जिससे बॉडी हमारी स्ट्रांग हो, फाइट कर सके। सो विटामिन एंड मिनरल्स देंगे, एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे, इम्यून सिस्टम बूस्टर्स देंगे हम। सो ये सारे कुछ कर सकते हैं, बट the person should not begin any prophylactic treatment unless recommended by PSCB। खुद से ही नहीं स्टार्ट कर देनी है, PSCB को पूछना है कि मैं लूं ना लूं, कितनी लूं, कैसे लूं, फिर स्टार्ट करना है। ऐसे ही खुद से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। And all eligible individuals are highly encouraged to receive the coronavirus vaccine and recommended booster doses to protect self and others from contracting the virus। सब लोगों को, जो एलिजिबल इंडिविजुअल्स है, पीडियाट्रिक डोज नहीं था, सो जितने भी एलिजिबल है उनको बोलना है कोरोना वायरस की वैक्सीन ले, बूस्टर डोज खास करके ले। विदाउट बूस्टर डोज आगे की वैक्सीन इनकम्प्लीट रहेगी। सो वो हम सिखाएंगे, सो उससे हम प्रिवेंट कर सकेंगे। अब उसकी ट्रीटमेंट क्या है? सो ट्रीटमेंट वराइज डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। हमने यहाँ पर रेमडेसिविर दिया था, वो तो इमीडिएट लाइक वीर था, दैट इज एंटीवायरल। कोरोना एक वायरस था, उसको ठीक करने के लिए हमने एंटीवायरल मेडिकेशन बना दी थी रेमडेसिविर, बट उसके कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा थे बिकॉज इमीडिएट हमें बनाना पड़ा था। तो मेन ट्रीटमेंट क्या है उसकी? एंटीवायरल तो देंगे, बट साथ साथ में उसके सिम्टम्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। द पर्सन नीड्स टू रिपोर्ट द सिम्टम्स इमीडिएटली if coronavirus is suspected and seeks treatment from PSCB provider। अगर पर्सन को सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, PSCB को बताना होगा। The PSCB will prescribe treatment based on the current CDC guidelines for the treating of coronavirus। They have not mentioned you exactly what treatment, because हमें भी खुद नहीं पता है कि उसकी एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या है। हमने रेमडेसिविर देके ट्रीट तो किया था, बट इसके लिए आपको एक लिंक दे दी है कि उसका ही प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करना है कि क्या ट्रीटमेंट देना है, कौन सा नेबुलाइजेशन, ऑक्सीजन, वो सब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो उसके लिए करंट गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी होगी हमें। दैट्स इट। सो दैट इज ऑल अबाउट कोविड-19। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन्फ्लुएंजा इज लेंथी, सो वो आज कंप्लीट नहीं होगा। सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? सो हमने देखा सीओपीडी। सीओपीडी एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। उसमें दो कंडीशन साथ में होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा। ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, तो जिसकी वजह से म्यूकस सिक्रेशन ऑब्स्ट्रक्शन वो सब होगा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से। एंड एम्फाइसेमा एल्वियोलाई की कंडीशन है जिसमें एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं, तो वो श्रिंक नहीं हो पाते, वो एनलार्ज ही रहेंगे। सो एयर अंदर ट्रैप ही रहेगी। ओके, फिर हमने उसके असेसमेंट फाइंडिंग देखे। बैरल चेस्ट उसका क्लासिकल हॉलमार्क साइन है सीओपीडी वाले में। बाकी सारे साइन एंड सिम्टम्स कॉमन है, सारे रेस्पिरेटरी में हमें आगे पीछे ये देखने को मिलते हैं। फिर हमने उसकी इंटरवेंशन देखे। सीओपीडी का कोई क्योर नहीं है, मेडिसिन लेके पेशेंट को हम रेमिशन पीरियड में रख सकते हैं। उसका ऑक्सीजन SpO2 मॉनिटर करना, एबीजी लेवल फास्ट चेक करना, बिकॉज सीओपीडी रेमिशन पीरियड में होगा तो कंपेंसेटेड या पार्शियली कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, बट वो वर्स हो जाएगा तो अनकंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को वर्स सिम्टम्स है, वर्स सीओपीडी हो गया है। ऑक्सीजन सैचुरेशन उसको हेल्दी इंडिविजुअल जैसे नहीं होगी, उसकी कम ही होगी, 85 to 90 होती है तो उतनी ही मेंटेन करनी है। डोंट गो बियॉन्ड दैट, ज्यादा ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, वरना वो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो उसके लिए, CO2 अंदर ही रिटेन रहेगा। देन अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो भी हम दे रहे हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, पोजिशनिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, पर स्लीप ब्रीथिंग, ट्राइपॉड पोजिशन हमने देख लिया। फिर क्या था? ओके, इतना ही था। तो ये सारी चीजें देखनी होगी पेशेंट को। फ्लूइड ज्यादा पीना है पेशेंट को, देन रेस्ट करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, एक्सरसाइज लिमिट में करनी है, ज्यादा भी ना हो जाए। एंड ऐसा ना करे कि पेशेंट सिर्फ एक्सरसाइज कुछ भी ना करे, वरना मसल डिकंडीशनिंग, मसल एट्रोफी हो सकता है। ब्रोंकोडायलेटर्स है, नेबुलाइजर्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, म्यूकोलाइटिस, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, वो सब लेना है। फिर हमने पेशेंट एजुकेशन देखा था कि उसको घर पे क्या ध्यान रखना है, सारे ट्रिगर्स अवॉइड करने हैं, सीओपीडी की मेडिसिन कैसे लेनी है, स्टेबलाइज कैसे करना है। पेशेंट को भी पता चलना चाहिए कि उसको कब वर्स हो रहा है, सिम्टम्स उसको पता हो। सो ये सब चीज हम पेशेंट को सिखाएंगे। फिर हमने देखा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया मतलब इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, जिसमें ड्यू टू दैट इंफ्लेमेटरी रिएक्शन वहां पर म्यूकस अक्यूमुलेट हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, समटाइम्स एल्वियोलाई एंड ब्रोंक्यूल्स तक भी वो अक्यूमुलेशन हो जाता है। सो उसकी वजह से सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कम्युनिटी की वजह से भी हो सकता है, हॉस्पिटल की वजह से भी हो सकता है।
साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे न्यूमोनिया की, उसकी इंटरवेंशन मेन होगी एंटीबायोटिक। फिर डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स हम दूसरी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं पेशेंट को। फिर हमने क्लाइंट एजुकेशन देखा कि उसको क्या ध्यान रखना है, कैसे प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन। व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? proper hand washing techniques care proper disposable of respiratory secretion vaccine receiving માટે લેવાનું છે Okay. preventing spread of Online students, what is this really important point? સ્પ્રેડ ઓફ ઇન્ફેક્શન પ્રિવેન્ટ કરવા માટે ક્લાયન્ટને પ્રોપર હેન્ડ વોશિંગ ટેકનિક્સ જે જે રેસ્પિરેટરી સિક્રેશન છે એનું ડિસ્પોઝલ અને વેક્સિન્સ રિસીવ કરવાનું. Yes, to prevent the spread of infection, पेशेंट को हम सिखाएंगे प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक, सिखाएंगे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन एंड वैक्सीनेशन लेना है, वो सब हम सिखाएंगे। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। फिर हमने सार्स देखा था। सार्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सीवियर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स दिखेंगे एंड और सडनली वो डेवलप हो जाता है, इट इज अ क्योरेबल, मतलब ठीक हो सकता है। फिर उसका प्रिवेंशन देखा था। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन सार्स एंड सार्स CoV-2, दोनों में सेम नाम यूज होता है, तो डिफरेंस क्या है वो हमने देखा था। कोविड-19 के साइन एंड सिम्टम्स देखे, उसका डिस्क्रिप्शन देखा। देन उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लेने हैं, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन याद रखना है। प्रिवेंशन सबको पता है कि कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है कोविड-19, और उसकी ट्रीटमेंट देखी। एंटीवायरल तो होगा बट डिपेंड करेगा साइन एंड सिम्टम्स पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Online students? Okay, then see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. થેન્ક યુ. Thank you.